क्लास में सबके सामने मैंने अपनी बेंच पर साथ बैठने वाली को गले लगा लिया और आंखों में आंसू भरकर उसे चूम लिया। मेरी पिछली जिंदगी में मुझे आखिरी स्टेज का कैंसर हुआ था, लेकिन किसी को मेरी चिंता नहीं थी। यहाँ तक कि मेरी पत्नी ने मेरे मरने से पहले मुझ पर केस कर दिया, सिर्फ और जायदाद पाने के लिए। अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक मुझे समझ आ गया था कि मैंने एक अनमोल लड़की को खो दिया है। ज्यूमू की उसकी डायरी मेरे बारे में बातों से भरी थी। उसने बिना कुछ मांगे मेरे लिए अपनी बोन मैरो तक दे दी थी, लेकिन इससे भी मेरी मौत नहीं टली। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैंने देखा कि एक सुंदर सी लड़की अपनी चमकती आंखों से मुझे देख रही थी। उस जाने पहचाने चेहरे को देखकर मैं अपने दिल की बेचैनी को रोक नहीं पाया। मैंने उसके कंधे पकड़े और अचानक उसे चूम लिया। उस पल पूरी क्लास सन्न रह गई। ज्यूमुकी ने हैरान होकर आंखें फाड़ दी। वो लाल हो गई और फिर उसने मुझ पर जूडो का एक जोरदार दांव चला दिया। मैं सीधे जमीन पर गिरा। पीठ के दर्द ने मुझे पूरी तरह होश में ला दिया। क्लास के बाकी बच्चों के हैरान चेहरे और उसे बोर्ड के पास खड़े देखकर मैं आखिरकार समझ गया, मेरा नया जन्म हुआ है। मैं साल 2000 में वापस आ गया हूँ। मुझे साफ याद है कि इसी साल ज्यूमुकी 18 साल की हो रही है। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जब ऊपर वाले ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो इस जिंदगी में मैं ज्यूमुकी को फिर कभी नहीं खोऊंगा। उस पल ज्यूमुकी ने अपना लाल चेहरा लेकर मुझे घूरते हुए कहा, गिफेन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने मेरा हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। बताओ, तुमने मेरा फायदा क्यों उठाया? मुझे फौरन दर्द हुआ और मैं चिल्लाने लगा, अरे पहले मुझे छोड़ो, सब लोग देख रहे हैं। ज्यूक्सी ने चारों तरफ देखा। वाकई पूरी क्लास हमें देख रही थी। उसे उन नजरों से अजीब लगा, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया और गुस्से में बोली, अगर यहाँ इतने सारे लोग नहीं होते तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ देती। मैं उठा और अपनी कलाई सहलाने लगा। ज्यूमुकी वैसी ही पुरानी बचपन की दोस्त थी जैसी मुझे याद थी। उसने अपना मुंह पोंछा और जिद करते हुए पूछा, बताओ, तुमने मेरा फायदा क्यों उठाया? मेरे पास उससे कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन ज्यूमुकी का गुस्सा चेहरा देखकर मैं चुप रह गया। अगर मैं उसे अभी सब बता देता तो शायद हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाती। पहले मुझे उसके दिल की बात जाननी होगी। ये सोचकर मैंने एक बहाना बनाया। मैं सपना देख रहा था। मैंने सपना देखा कि तुम पानी के गड्ढे में गिर रही हो, इसलिए मैं घबरा गया था। वो अभी भी मुझे पीटने के लिए हाथ चला रही थी। तभी ट्यूटर जोसू क्लास में आए। ज्यूमुकी ने मुझे एक नजर देखा और वापस अपनी सीट पर चली गई और मेरी सीट बिल्कुल उसके पीछे थी। मेरे दोस्त वांटी ने तारीफ करते हुए फुसफुसाकर कहा, भाई फेन, तुमने जो अभी किया वो कमाल था। तुमने कैंपस की ब्यूटी ग्यू को किस किया। इतना बड़ा कारनामा। पक्का ये बात पूरी स्कूल में जल्दी फैल जाएगी। उस पल मुझे एहसास हुआ, तो अब मैं स्कूल के सारे लड़कों की दुश्मन नहीं बनूंगी। अचानक एक चौक उड़ी और सीधे मेरे माथे पर लगी। जोसू ने मुझे घूरकर देखा। बोर्ड पर आकर इस सवाल को हल करो। बाकी सब छात्र मेरी तरफ मुड़ गए। सब मुझे बेइज्जत होते देखना चाहते थे। मैं जाने ही वाली थी, तभी मैंने ज्यूमुकी को धीरे से जवाब फुसफुसाते सुना। मुझे लगा वो मेरी मदद करना चाहती है। ये लड़की अब भी मेरी परवाह करती है, लेकिन इतनी छोटी सी समस्या मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं हल्का सा मुस्कुराई। मैं बोर्ड की तरफ गई, चौक उठाई और फटाफट जवाब लिख दिया। एक पल के लिए पूरी क्लास शांत हो गई। सब क्लासमेट्स मुझे हैरान होकर देख रहे थे। ज्यूमुकी भी अपना मुंह खुला छोड़कर रह गई। ये फेन का मैथ्स का लेवल अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया? जोसू ने भी नहीं सोचा था कि मैं इसे हल कर पाऊंगी। फिर उसने हाथ हिलाकर मुझे अपनी सीट पर जाने को कहा। मैं शरारत से मुस्कुराई और वापस अपनी सीट पर बैठ गई। मैंने मन में सोचा, जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में सीखा था वो अब भी बहुत काम आता है। वक्त ज्यूमेक्सी ने मेरी तरफ एक नोट फेंका। मैंने उसे उठाया और देखा, उसमें लिखा था, याद रखना तुम पर मेरा एक एहसान है। पेपर के आखिर में एक प्यारा सा चेहरा बना था। उसका अभी भी मानना है कि यह उसकी वजह से हुआ। मैंने आंखें घुमाई, एक नोट लिखा और उसे दे दिया। जब ज्यूमुकी ने नोट देखा तो वो शर्मा गई। तुरंत ही उसने शर्म और गुस्से में अपना सिर घुमा लिया। उसने मुझे घूर कर देखा, लेकिन आखिरकार उसने नोट खोल ही लिया। चुपके से, मुझ पर तुम्हारा एक एहसान है और एक किस भी बाकी है। तुम जब चाहो इसे ले सकती हो। मैं इंतजार करूंगा। ज्यूमुकी ने गुस्से में नोट फाड़ दिया, मन ही मन उसे कोसते हुए, बेवकूफ, तुम मुझसे फायदा उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें देख लूंगी। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मुझे नहीं लगता। लेकिन अचानक छुट्टी का समय हो गया। जेई पहले ही क्लास से बाहर निकल गई थी। मुझे लगा कि वो शायद शर्मा रही है और मुझसे मिलना नहीं चाहती। क्या मैंने उसे कुछ ज्यादा ही जल्दी परेशान कर दिया? यह उल्टा पड़ गया। लगता है मुझे थोड़ा और सब्र करना होगा। जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। फिर मैं पार्किंग में गया। स्कूल के जैसे ही मैं ताला खोलकर साइकिल निकालने वाला था, मैंने देखा कि टायर पंचर है। धत तेरी, किसने मेरा टायर पंचर किया है? तभी ज्यूमुकी अपनी साइकिल पर वहां से गुजरी जैसे उसे कुछ पता ही न हो। ज्यूमुकी ने जानबूझकर कहा, अरे तुम्हारी साइकिल में तो हवा ही नहीं है। कितनी बुरी बात है। लगता है तुम्हें पैदल घर जाना होगा। उसके बोलने के तरीके से मैं समझ गया कि उसी ने टायर पंचर किया होगा। मैं मन ही मन मुस्कुराया और पीछे बैठ गया। क्योमुकी, चलो चलते हैं। क्योमुकी ने मुझे घूर कर देखा। किसने कहा कि तुम मेरी साइकिल पर बैठोई? मैंने गुस्से में कहा, जल्दी नीचे उतरो।
नहीं उतरोगी, मैं तो हूं ना। मैंने जैसे ही ये कहा, ग्युमुकी ने अपने 2 दांत दिखाते हुए मुंह बना लिया। उसने मेरा हाथ पकड़कर काट लिया। मैंने तुरंत एक हाथ से उसकी ठुड्डी पकड़ ली। चाहे वो कितनी भी कोशिश करती, वो मुझे काट नहीं पाए। हम गैराज के पास मजाक मजाक में लड़ने लगे, जिससे आसपास के दोस्तों का ध्यान हमारी तरफ खिंचा चला आया। लोगों की बातें सुनकर ग्युमुकी चिढ़ गई और दांत पीसकर बोली, बाद में तुझे देख लूंगी। ये कहकर उसने साइकिल चलाई और मुझे पीछे बिठाकर निकल पड़ी। पीछे बैठा मैं धीरे से उसकी पतली कमर को पकड़े हुए था। बसंत की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। साल 2000 का बसंत कुछ ऐसा ही था। 2 हफ्तों में तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। ग्युमुकी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या मेरे लिए कोई तोहफा तैयार किया है? मैं जोर से हंस पड़ा। नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था। ग्युमुकी ने अचानक ब्रेक लगा दी ताकि मैं गिर जाऊं, पर मैंने दोनों हाथों से उसकी कमर को जोर से पकड़ लिया। हम दोनों एकदम चिपक गए। सच कहूं तो ग्युमुकी की पतली कमर वाकई लाजवाब है और महसूस करने में बहुत अच्छी है। उसने धीरे से नाक सिकोड़ी। अगर और परेशान किया तो तुझे गिरा दूंगी। मैंने तुरंत उसे शांत किया। ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। 10 मिनट बाद ग्युमुकी मुझे दुकान पर ले गई और अंदर आवाज दी, आंटी हान, 2 आइसक्रीम देना। पुरानी आइसक्रीम की दुकान थी। एक अधेड़ उम्र की महिला मुस्कुराते हुए बाहर आई, फ्रीजर से आइसक्रीम निकाली और हमें दे दी। तो हम दुकान के दरवाजे पर ही रुक गए। हमने खाना शुरू किया। मैंने मुड़कर जेमुकी की तरफ देखा। वो अपनी छोटी सी गुलाबी जीभ बाहर निकालकर मजे से आइसक्रीम चाट रही थी। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, जल्दी मत करो, धीरे धीरे खाओ। ये सुनकर जेमुकी के 2 छोटे दांत दिखाई दिए। उसने कहा, मुझे ऐसे ही खाना पसंद है। मुझे तो काटकर खाना अच्छा लगता है। फिर उसने आइसक्रीम का एक बड़ा टुकड़ा काट लिया। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा। वो बोली, क्यों देख रहे हो? मुझे भी एक टुकड़ा दो, बस एक। पर मैंने तो सारा चाट लिया है। उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं नीचे से खा लूंगी। ठीक है, एक टुकड़ा देती हूँ। मुझे नहीं पता था कि जेमुकी 2 बड़े टुकड़े खा लेगी। उसने आधी से ज्यादा खा ली। फिर उसने बड़ी चालाकी से मुस्कुराकर साइकिल उठाई और भाग गई। मैं बस अपना मुंह खोलकर हाथ में बची हुई आइसक्रीम के छोटे से टुकड़े को देखता रह गया और चिल्लाया, जेमुकी रुको। जल्द ही मैंने उसे बिल्डिंग के गलियारे में पकड़ लिया। मैं तेजी से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं शरारत से मुस्कुराया, मेरी आइसक्रीम खाने के बाद अब भागना चाहती हो? जेमुकी ने अपना सिर उठाया और मुझे घूरने लगी। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने अपना दायां हाथ बढ़ाया और दीवार पर टिका दिया। हम बहुत करीब थे। हम एक दूसरों की सांसें। मैंने आंखें सिकोड़ी और पूछा, बता, तू मुझे कैसे मनाएगी? ज्यूक्सी ने मुंह बनाया, आज तूने मेरा फायदा उठाया है। मैंने अभी तक तुझसे हिसाब नहीं मांगा है। मैंने उसके सुंदर चेहरे और लाल रसीले होठों को देखा और मैं थोड़ा हैरान रह गया। तभी ग्युमेक्सी ने अचानक अपनी आंखें बड़ी कर ली। एक चिट्ठी, तेरी माँ आ गई है। क्या तू अब भी मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ये नाटक कर रही है? मुझे यकीन नहीं है। मेरी बात खत्म होते ही मैंने अपनी माँ को गले लगा लिया। मेरी माँ हैरान रह गई। फिर उन्होंने मेरा कान पकड़ लिया और पूछा, क्यों, क्या तूने फिर बाहर कोई पंगा लिया है? मैंने दर्द के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कोई पंगा नहीं लिया है। आपको ग्युमेक्सी से पूछने की जरूरत नहीं है। ग्युमेक्सी ने बुरा मानने का नाटक किया और कहा, आंटी, उसने मुझे परेशान नहीं किया। मेरी माँ ने तुरंत तेवर दिखाए। अच्छा, तू फिर से सक्सी को परेशान कर रहा है। सक्सी, डर मत, मैं घर पर इससे निपट लूंगी। ठीक है आंटी, तो मैं चलती हूँ। ग्युमेक्सी खिलखिलाती हुई बोली और सीढ़ियों की तरफ दौड़ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्युमेक्सी आखिर में मेरे साथ ऐसा करेगी। अगली सुबह मैंने साइकिल निकाली और ग्युमेक्सी को स्कूल ले गया। रास्ते में बहुत से छात्रों ने हमें देखा और कानाफूसी करने लगे। मैं कई लड़कों के टूटे हुए दिलों की आहट सुन सकता था। वो ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतने सारे लोगों की नजरों की वजह से ग्युमुकी असहज हो गई। फिर हम 7वीं क्लास में गए। कॉलेज में एडमिशन टेस्ट के लिए बस 2 महीने बचे थे। हमने लगभग सारा सिलेबस पूरा कर लिया था। अब जो समय बचा था उसमें मॉक टेस्ट और खुद से पढ़ाई करनी थी, ताकि परीक्षा से पहले सब कुछ याद रहे। अच्छे नंबर लाकर मैं अपने माता पिता को खुश करना चाहता था। आखिरी क्लास के दौरान मैंने अपनी जेब से कुछ मुड़े हुए 1-1 युआन के नोट निकाले। इस महीने के खर्च के बाद मेरे पास सिर्फ 8 युआन बचे थे। ये पैसे ग्युमुकी के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए काफी नहीं थे। क्लास खत्म होने के बाद मैं स्कूल के पास वाली मार्केट गया और अपनी पुरानी लाइफ की स्किल्स का इस्तेमाल करके एक दुकान पर कंप्यूटर ठीक किया। मैंने 600 युआन कमाए। मैं अपनी खुशी रोक नहीं पाया। अब ग्युमुकी का गिफ्ट पक्का था। वहीं दूसरी तरफ ग्युमुकी को पता नहीं था कि मैं कहाँ गया हूँ। वो डेस्क पर सिर रखकर बड़बड़ा रही थी, कमबख्त यीफन अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ आवारागर्दी कर रहा है। अचानक बाहर बिजली कड़की और जोरों की बारिश शुरू हो गई। ग्युमुकी परेशान होकर बारिश देखने लगी। कमबख्त यीफन, लगता है वो छाता भी नहीं ले गया, और उसका मेरी वजह से साइकिल का टायर पंचर हो गया। वो कहीं बारिश में पूरी तरह भीग तो नहीं गई या किसी गड्ढे में गिर तो नहीं गई। फिर ग्युमुकी 2 छाते लेकर इलाके के गेट पर गई और चौराहे की तरफ देखने लगी। उसने आधे घंटे से ज्यादा इंतजार किया जब तक उसने मुझे आते हुए नहीं देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने
दिल में बहुत राहत महसूस की। फिर छाता लिए हुए वो मेरे पास गुस्से में आए। मैंने कहा, कमबख्त टिफेन, तुम कहाँ थे? इतनी देर से क्यों आए? वो दोनों हाथों में कुछ पकड़े हुए थी। मैंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बारिश होगी। हे, क्या तुम सच में मेरा इंतजार कर रही थी? गेयोमुखी के गाल लाल हो गए और उसने तुरंत बात बदल दी। कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा था? तुम्हारे पास रेनकोट है और तुम उसे पहनते नहीं हो। बारिश में भीगना ज्यादा पसंद है तुम्हें। पागल हो गए हो क्या? बुदबुदाते हुए वो पास आए और मुझे अपने छाते के नीचे कर लिया। उसका छाता थोड़ा छोटा था, इसलिए हमें बहुत करीब होना पड़ा। हम पूरी तरह से सुरक्षित थे और मैं उसकी भीनी भीनी खुशबू महसूस कर पा रहा था। डांट खाने के बावजूद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्या उसे मेरी चिंता थी? इस लड़की की जुबान कड़वी है, लेकिन दिल बहुत नर्म है। जेमुकी थोड़ा और करीब आए और उसने मेरे हाथों में पकड़े रेनकोट को देखा। रेनकोट के अंदर क्या है? मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। जल्द ही पता चल जाएगा, रुकिए। जब हम छज्जे के नीचे पहुंचे, मैंने रेनकोट हटाया और ग्यू मैक्सी की आंखों के सामने 1.3 फीट का गुलाबी सुअर का खिलौना आ गया। जन्मदिन मुबारक हो। ग्यू मैक्सी ने मुझे हैरानी से देखा। खिलौने को भीगने से बचाने के लिए वो खुद बारिश में पूरी तरह भीग गया। उसका दिल हैरानी और खुशी से भर गया। उसे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसे देखा और मुस्कुराया। क्या तुम्हें ये रंग पसंद है? हाँ। क्या तुम्हें यह मॉडल पसंद है? हाँ। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? मुझे पसंद है। अचानक उसे एहसास हुआ और उसके गाल लाल हो गए। कमीने यीजेन, फिर से मेरा फायदा उठा रहे हो। उसने मेरे हाथों से गुलाबी खिलौना छीन लिया। मैं ये तोहफा ले रही हूँ। इतना कहकर उसने छाता वहीं छोड़ा और खिलौना गले लगाकर दौड़ पड़ी। मैंने उसे जाते हुए देखा। वो शर्मा रही थी और झिझक रही थी। ग्यू मैक्सी को जन्मदिन का तोहफा देने के बाद मैं मुस्कुराया। मैं बचे हुए 300 युआन के साथ खुशी खुशी घर लौट आया। मैंने सोचा था कि माता पिता के लिए कुछ अच्छा खाना लाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये कहकर पैसे रख लिए कि ये कॉलेज में काम आएंगे। मेज की तरफ देखते हुए मैंने अपने परेशान माता पिता से कहा, माँ पापा चिंता मत करो, अब मैं भी पैसे कमा सकता हूँ। मेरी माँ मुस्कुरा दी। मेरा बेटा बड़ा हो गया है। माँ बहुत खुश है। लेकिन तुम्हारा मुख्य काम बस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम पास करना और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना है, बाकी सब दूसरी तरफ। ग्यूमुकी ने खिलौने को गले लगाया और खुशी के मारे बिस्तर पर इधर उधर लुढ़कने लगी। कमीने यीफन, तुम अभी तक अपने कमरे में वापस क्यों नहीं आए? तुम इतनी देर से खाना खा रहे हो। तभी खिड़की के बाहर से मेरी आवाज आए, शियाओक्सी जल्दी बाहर आओ। ग्यूमुकी गुलाबी सुअर को पकड़े हुए बिस्तर से उठी। वो खिड़की के पास गई। आज जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया उसके लिए अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मुझे जूडो में फिफर डैन ब्लैक बेल्ट मिली है। अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो मैं उसे सबक सिखा दूंगी। ग्यूमुकी ने थोड़ा फुफकारते हुए खिलौने पर ही दांव पेच आजमाने शुरू कर दिए। ये देखकर मेरी लार टपक गई। ग्यूमुकी पक्का हिंसक है। अगर कभी उसने ये सब मेरे साथ किया तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। तभी ग्यूमुकी ने पूछा, गॉडफादर ये खिलौना खरीदने के पैसे कहाँ से आए? इतना बड़ा खिलौना पक्का बहुत महंगा होगा। मैंने उसे संक्षेप में बताया कि पैसे कैसे कमाए। ज्यूक्सी शांत हो गई और उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने होशियार हो। तुम भी कर सकते हो, लेकिन कुछ शर्तें हैं। ये सुनकर ग्यूमुकी हैरान रह गई। उसने गुलाबी सुअर की गर्दन पकड़ी और उसे गुस्से में ऊपर उठाया। तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? मैं इस गैंग की बॉस हूँ। इस चुड़ैल को तो भूलकर भी परेशान नहीं करना चाहिए। आराम से, मैं बस मजाक कर रही थी। अगर तुम सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें बिना किसी शर्त के सिखा दूंगी। केयूमुकी ने गुलाबी सुअर को नीचे रखा और संतुष्ट होकर बोली, ऐसे ही ठीक है। मुझे रुमाल से अपनी नाक पोंछते देख वो हैरान रह गई। कहीं तुम्हें जुकाम तो नहीं हो गया? मैं अपनी नाक पोंछ रही थी और मुस्कुराई। कुछ नहीं हुआ है, बस बारिश में भीगने की वजह से ठंड लग गई है। सोकर ठीक हो जाऊंगी। कमीने यीफन मेरे लिए तोहफा खरीदने के चक्कर में बीमार पड़ गए। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। चलो जल्दी सो जाओ। ऐसा कहकर ग्यूमुकी ने पर्दा गिरा दिया। डेस्क के सामने बैठी मैं अभी भी चिंता करना बंद नहीं कर पा रही थी। अगर उस कमीने यीफन ने जुकाम की दवा नहीं ली तो रात में उसे बुखार हो जाएगा, और अगर उसे बुखार हुआ और उसका दिमाग खराब हो गया तो मैं क्या करूंगी? अगर वो पागल हो गया तो? अगर उसे पागलपन हो गया तो वो अपना ख्याल कैसे रखेगा? और अगर वह अपना ख्याल नहीं रख पाया और कुछ हो गया तो कहीं वो मर न जाए। हे भगवान, परिणाम बहुत बुरे होंगे। इसलिए वो जुकाम की दवा लेने चली गई। जेओमी उसने कपड़े सुखाने वाली छड़ी ली और हमेशा की तरह मेरी खिड़की खटखटाने गई। आलसी, जल्दी उठो, अगर नहीं उठे तो देर हो जाएगी। मैं नींद भरी आंखों के साथ खिड़की पर दिखाई दी। चलो जेयूमुकी ने मुझे जल्दी करने को कहा। कितना आलस है, जल्दी जाओ, अपना चेहरा धोओ और ब्रश करो। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज लाई हूँ। खाने के लिए दिया, लेकिन चिंता से पूछना नहीं भूली। कैसी हो तुम? क्या बेहतर लग रहा है? मैंने अंगड़ाई ली और मुस्कुराई। बहुत बेहतर, कल रात तुम्हारी दवाई की वजह से। शुक्रिया जेओमी। उसने अपनी छाती पर हाथ मारा। कोई बात नहीं, मैं इतनी वफादार जो हूँ। बाहर निकलते समय वो नाश्ता ले जाना नहीं भूली जिसे प्यार से बनाया गया था। उसने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद मैं बैग लेकर बाहर भागी। जेओमुकी ने मुझे बाहर निकलते देखा और गर्व से फुफकारी। फिर वो मुड़ी और
सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मैं मन ही मन मुस्कुराई। शायद वो मुझसे नाराज नहीं है। नीचे पहुंचने पर आसमान बस साफ होने ही वाला था। पूर्व में कुछ बहुत सुंदर आग जैसे बादल थे। ज्योमुखी, देखो वो बादल कितने प्यारे हैं। उसने ऊपर देखा और वो भी उन बादलों को देखकर हैरान रह गई। उसने आह भरी, काश मेरे पास फोन होता इनकी फोटो खींचने के लिए। तुम क्या सोच रही हो? कैमरे फोटो ले सकते हैं, फोन नहीं। तुम बुखार में बड़बड़ा रही हो। ज्योमुखी की बेरुखी ने मुझे हैरान कर दिया। सच, आजकल के फोन सच में फोटो नहीं ले सकते। मैं मुस्कुराई। किसे पता, शायद भविष्य में ऐसे फोन हो जो फोटो ले सके। ज्योमुखी ने टोकरी की ओर इशारा किया, साइकिल की बाईं तरफ। किसे पता, वैसे ये तुम्हारा नाश्ता है। कंफ्यूज मत होना, बाईं तरफ वाला तुम्हारा है, दाईं तरफ वाला मैंने खा लिया। मैं पीछे वाली सीट पर बैठ गई और मुस्कुराई। इसमें क्या है? बचपन से मैंने बहुत सारा तुम्हारी चीजें, जैसे वो लॉलीपॉप जो तुमने पहले ही चूस ली थी। ये सुनकर ज्योमुखी ने हैंडल छोड़ दिया। और अभी भी तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? जल्दी नीचे उतरो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाऊंगा? तुम किसी बीमार इंसान की देखभाल नहीं कर सकते। ये सुनकर ज्योमुखी ने मुट्ठी भींच ली। हड्डियों के चटकने की आवाज आई। बकवास बंद करो। क्या मेरा डेथ ग्रिप आजमाना चाहते हो? जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मैं जल्दी से आगे वाली सीट पर बैठ गया। अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो बेहतर है मैं ही तुम्हें ले जाऊं। अगर एक कदम और आगे होता तो पक्का तुम मुझ पर हाथ उठा देती। ये बेहतर है। शुक्र है कि तुम्हें थोड़ी समझ है। ज्योमुखी गर्व से पिछली सीट पर बैठ गई। चलो छोटे पागल, अपनी महबूबा को स्कूल ले जा रहा हूँ। तैयार हो जाओ। महारानी, अच्छे से पकड़कर बैठना। ये सुनकर ज्योमुखी ने मेरी कमर पर चिकोटी काट ली। दर्द के मारे मैं तुरंत चिल्ला पड़ा। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए वे स्कूल पहुंच गए। दोपहर में फिजिकल एजुकेशन की क्लास में मैं ज्योमुखी के पास गया और बोला, तुम्हारी टांगें हाथी जैसी लग रही हैं। ये कहकर मैं भाग निकला। गुस्से में ज्योमुखी ने मेरा पीछा किया और हम दोनों मैदान में दौड़ने और खेलने लगे। उस पल ज्योमुखी ने अपने प्यारे दांत दिखाए और मुझ पर झपट पड़ी। ओ ए बदबूदार यीफन, अपनी जान मेरे हवाले कर दो। उसने मुझे जोर से पकड़ लिया। एक ही झटके में उसने मुझे नीचे गिराया और फिर मजबूती से मेरा सिर पकड़ लिया। उसका लॉक लगाने से मेरा दम घुटने लगा था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं मर रही हूँ। ज्योमुखी, उसने थोड़ा ढीला किया। अभी भी बोलने की हिम्मत है? गहरी सांस लेते हुए उसने मुझे गाली दी और फिर लात मारकर दूर कर दिया। तुम बहुत घटिया इंसान हो। तुमने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। तुम बहुत बुरे हो। मैंने अपना पिछवाड़ा रगड़ा, खड़ी हुई और कहा, नहीं, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी शैतान का काम है। ज्योमुखी ने अपनी छोटी मुट्ठी रगड़ी और शरारत से मुस्कुराई। विरोध मत करो, मुकाबला मत करो, दर्द जल्दी चला जाएगा। ये देखकर मैं मुड़ी और भागी। ज्योमुखी भी जोर से चिल्लाए। पीछा करना शुरू हुआ। हम दोनों का शोर तुरंत ही बाकी दोस्तों का ध्यान खींचने लगा। चेन जिया ने हम दोनों को मस्ती करते देखा और एक प्यारी सी मुस्कान दी। वे वाकई एक अजीब जोड़ी लगते हैं। स्कूल के बाद हम साथ में साइकिल स्टैंड की तरफ गए और मैं फुर्ती से ज्योमुखी की साइकिल की पिछली सीट पर बैठ गई। चलो छोटी सी। और फिर मैंने प्यार से उसकी पतली कमर पकड़ ली। उसकी कमर वाकई बहुत पतली थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसे चुटकी काट ली तो अचानक उसके मुंह से चीख निकल गई। ज्योमुखी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कितनी बुरी हो तुम, बदबूदार और फैंग। मुझे परेशान करना बंद करो वरना मैं काट लूंगी। वरना तुम्हें पैदल घर जाना पड़ेगा। मैंने ज्योमुखी की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा वजन कितना है? मैं तुम्हें कपड़े खरीद कर देना चाहता हूँ। तुम हमेशा यूनिफॉर्म में रहती हो। क्या तुम कुछ अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहती? ये सुनकर ज्योमुखी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। फिजूल खर्च मत करो। तुम्हें अभी कॉलेज के लिए पैसों की जरूरत है। मुझे तुमसे कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। ये लड़की अभी परिवार में आए भी नहीं और अभी से मेरे पैसे बचाने की सोच रही है। कितनी प्यारी है। चलते चलते और बातें करते हुए वे जल्दी ही घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही ज्योमुखी अलमारी के अंदर घुस गई और सब कुछ उलट पलट करने लगी, बड़बड़ाते हुए, मैं लड़कों जैसी नहीं हूँ। काफी देर ढूंढने के बाद उसे सच में कोई अच्छी ड्रेस नहीं मिली। ज्योमुखी निराश होकर बिस्तर पर लेट गई। वो भी अच्छी ड्रेस पहनना चाहती थी, लेकिन वह कपड़ों के लिए अपने माता पिता से पैसे नहीं मांगना चाहती थी क्योंकि इससे उन पर बोझ बढ़ जाता। तभी ज्योमुखी की मां अंदर आई और बोली, कल तुम्हारे पिता और मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है। इन 3 दिनों में अपना ख्याल रखना। मैं जीफन से कह दूंगी कि वो कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास रहे ताकि तुम दोनों साथ में बैठकर पढ़ाई कर सको। ज्योमुखी पहले तो हैरान रह गई, फिर खुशी से बोली, क्या जीफन मेरे साथ पढ़ाई करने आएगी? उसके दिल में थोड़ी घबराहट हुई। अजीब बात है, उसके माता पिता घर पर नहीं थे। घर पर बस वो और जिफेन थे, एक लड़का और एक लड़की अकेले। बस ये सोचकर ही उसे लगा उसके गाल गर्म हो रहे हैं। मिसेज गेयू मुस्कुराई और पूछा, हाँ, तुम्हें यान गेयू के साथ खेलना पसंद नहीं है? मोइक्सी ने शर्माते हुए अपना सिर नामे हिलाया। मिसेज गेयू ने तुरंत समझ लिया कि वो थोड़ी शर्मीली हो रही है और मुस्कुरा दी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाकर जेन को ढूंढती हूँ। रात को खाना खाने के बाद मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। जब मैंने दरवाजा खोला
तो देखा कि गियो की माँ मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। आंटी को काम के सिलसिले में 3 दिन के लिए बाहर जाना है। मुझे सिक्सी को घर पर अकेले छोड़ना ठीक नहीं लग रहा। क्या मैं तुमसे कह सकती हूँ कि तुम इन 3 दिनों तक उसका ख्याल रखो? ये सुनते ही मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। चिंता न करें आंटी, मैं पक्का मुकी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। गियो की माँ ने संतुष्टि से मेरे सिर पर हाथ फेरा। तुम कितनी अच्छी हो शियाओ फेन, तो मैं तुम्हें जिम्मेदारी सौंपती हूँ। ये सोचकर कि अगले 3 दिनों तक मुझे मुकी का ख्याल रखना है, मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। लड़का और लड़की अकेले। जेओ मुकी, तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाओगी। हा हा हा। इसके बाद मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में वापस आ गई। मैंने एक झटके में पर्दा हटाया और जेओमुकी को अकड़ के साथ चिल्लाए, हेलो छोटी सिक्सी, तुम्हारी मम्मी ने अभी अभी मुझे 3 दिन तक तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखने को कहा है। तुम अपनी पढ़ाई करो। जेओक्सी, जो मेरी मजाक उड़ाती मुस्कान देखकर उसने ठंडी आह भरी। अगर तुमने मेरी माँ की बातों का इस्तेमाल मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किया तो तुम फिर कभी मेरी इस चाबी का स्वाद नहीं चख पाओगे। मैं धीरे से मुस्कुराया। जेमुकी, तुम क्या सोच रही हो? मैं बस तुमसे कुछ अच्छा खाना बनाने के लिए कहूंगा। तुरंत ही जेमोमुकी को गुस्सा आ गया। बेवकूफ, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं तुमसे अब और बात नहीं करूंगी। और उसने झट से पर्दा बंद किया और गुलाबी सुअर को पकड़कर उसे अपनी चाबी से लॉक कर दिया। बदबूदार यैन, मैं तुम्हें कुचल दूंगी। जब वो उसके सिर को सॉफ्ट टॉय वाले सुअर के सिर को दबा रही थी, काफी देर बाद वो रुक गई। रात के खाने के समय मैंने देखा कि जेमोमुकी मेरे घर के सोफे पर चुपचाप बैठी है। उसका बर्ताव बहुत ही सीधा साधा था, जैसे कोई और इंसान हो। मैं बिना झिझके उसके पास बैठ गया। जैसे ही मैं करीब आया, मुझे एक हल्की सी खुशबू आई। पता नहीं वो उसके शरीर की महक थी या बालों के परफ्यूम की। उसके गर्म गाल देखकर मैं खुद को उसे हल्के से छूने से रोक नहीं पाया। जेमुकी तुरंत अपने असली रूप में आ गई। उसने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़ लिया और मुझसे हाथापाई करने लगी। तभी मेरी माँ किचन से खाना लेकर बाहर आई। जेमुकी ने उन्हें देखा तो तुरंत हाथ हटा लिए और प्यार से बोली, आंटी, आपका खाना कितनी अच्छी खुशबू दे रहा है। ये सब देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। लगता है मुझे उसकी कमजोरी पता चल गई है। ग्यूमुकी की कमजोरी। रात के खाने पर मैं उसे परेशान करता रहा, ये देखकर कि वो कैसे गुस्सा दबा रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। मैं जोर जोर से हंस रहा था। पेट भर खाना खाने के बाद ग्यूमुकी ने बर्तन धोने और मेज साफ करने में मदद की। फिर वो पढ़ाई करने अपने घर चली गई। मैं अपने कमरे में अपना बैग लेने गया और ग्यूमुकी के घर की तरफ चल दिया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि ग्यूमुकी कपड़े बदल रही थी। ग्यूमुकी हैरान रह गई। अरे ओ बदतमीज यंग, बिना बताए कैसे अंदर आ गए? और वो भागकर अपने कमरे में चली गई। उसने नीचे अपने सीने की तरफ देखा और अचानक उसके मन में अजीब सा ख्याल आया। अगर इसे लगा कि मैं छोटी हूं तो धत, मैं क्या सोच रही हूँ। थोड़ी देर बाद कपड़े बदलकर वो कमरे के दरवाजे पर आई और मुझे गुस्से से घूरा। अंदर आओ। मैं मुस्कुरा दिया। मैं ग्यूमुकी के कमरे में गया। दरवाजा पार करते ही मुझे एक अलग सी खुशबू आई, बिल्कुल ग्यूमुकी की तरह। मुझे खोया हुआ देखकर ग्यूमुकी ने आंखें घुमाई। वहां क्या खड़े हो? एक कुर्सी लाओ और पढ़ना शुरू करो ताकि हम साथ में पढ़ाई कर सकें। थोड़ी देर बाद ग्यूमुकी ने अचानक पूछा, यंग, तुम यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई करना चाहते हो? बिना सोचे मैंने जवाब दिया, कंप्यूटर साइंस, यही भविष्य है। फिर मैंने ग्यूमुकी से पूछा। वो जवाब देने ही वाली थी कि मैंने पहले ही कह दिया, तुम तो वही आर्किटेक्चर है ना? जी मुकी ने मुझे हैरानी से देखा। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया था। तुम्हें कैसे पता? मैंने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया, सच कहूं तो मैं भविष्य बताने में माहिर हूँ। किस्मत, ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्र, मैं सब कुछ जानता हूँ। मुझे इतनी गंभीरता से बकवास करते देख जी मुकी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मैं हल्के से मुस्कुराया। अगर यकीन नहीं है तो अपना हाथ दिखाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। जी मुकी ने थोड़ा शक करते हुए अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ बर्फ जैसा सफेद था, थोड़ी गुलाबी चमक के साथ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैंने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसका हाथ बहुत नरम और नाजुक था, छूने में बहुत अच्छा। मैंने आंखें सिकोड़ी और अपनी हथेली उसकी हथेली पर फेर दी। जी मुकी ने बेताबी से कहा, यैन, क्या तुम्हें हाथ देखना आता है या नहीं? मैंने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी। चुप रहो, मैं ध्यान लगा रहा हूँ। तुम्हारी हथेली की रेखाएं। जी मुकी की उत्सुकता बढ़ा रही थी। क्या पता चला? मैंने रहस्यमय अंदाज में कहा। मैंने देखा है कि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत जरूरी चीज की कमी है। क्या कमी है? तुम्हारी जिंदगी में मेरी कमी है। जी मुकी शर्मा गई और उसने मेरे सिर पर एक चपत मारी। मुझे दर्द हुआ और मैंने अपना सिर पकड़ लिया। जी मुकी, मुझे क्यों मारा? तुम फिर से मजाक कर रहे हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कमी है? फिर से मेरा फायदा उठा रहे हो? रुको, अभी तुम्हें बताती हूँ। जी मुकी ने मुझे बिस्तर पर पटक दिया। मैंने पूरी ताकत से विरोध किया, झुकने से मना कर दिया। गियो मैक्सी ने मुझे अपने नीचे दबा लिया और बेपरवाही से मुस्कुराई। चिल्लाओ, जितना चाहो उतना चिल्लाओ, भले ही चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ जाए, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मैंने उसकी कलाई पकड़ी, उसे नीचे खींचा, होंठ सिकोड़े और चूमने के लिए उसके चेहरे के करीब गया। जेओमुकी पूरी तरह लाल हो गई। अचानक उसने मुझे लात मारकर बिस्तर से नीचे गिरा दिया। आउच, तुम बहुत बड़ी बदतमीज हो। मैं दर्द से चिल्लाया। मैं फर्श से उठा।
जियोमुकी, तुम बहुत हिंसक हो। गियोमैक्सी के गाल जलने लगे और दिल तेजी से धड़कने लगा। कमीने ये फैन, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो कृपया यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर मैंने अपने कंधे उचकाए। ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। 1 घंटे बाद मैंने होमवर्क पूरा कर लिया। गियोमैक्सी ने मुझे हैरानी से देखा। तुम इतने तेज कैसे हो? मैंने उसे तिरछी नजर से देखा। जे मैक्सी, क्या तुम अपनी बात कहने का तरीका नहीं बदल सकती? मिसाल के तौर पर तुम कह सकती हो, तुम कितने होशियार हो। हे मैक्सी समझ गई। वो शर्मा गई और बोली, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं मुड़ा और उसके बिस्तर पर कूद गया। कितना आरामदेह है। तुम्हारा बिस्तर अब मेरा है। तुम अपना होमवर्क करती रहो। आखिरकार मैंने खुद को कंबल से ढक लिया। एक प्यारी सी खुशबू मेरी नाक में आए। ये कंबल तुम्हारी महक से भरा है। ग्यूमुकी, तुम बहुत गंदे हो। तुमने मेरा पूरा कंबल गंदा कर दिया। मैं हंस पड़ी। खैर, मैं आराम करने के लिए लेट जाती हूँ। ठीक है, मैं पहले भी तुम्हारे बिस्तर पर सो चुकी हूँ। ज्योकी अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये सुनकर मुझे याद आ गया कि जब तुम छोटे थे तब तुम मेरे बिस्तर पर पेशाब कर देते थे और तुम्हें डर लगता था कि माँ को पता न चल जाए। जब तुम जागे तो तुमने दाग को कपड़ों से ढक दिया। वो चेहरा जो तुमने बनाया था, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मैंने भी पलटवार किया। मुझे भी तुम्हारी एक शर्मनाक हरकत याद है। जब तुम स्कूल से घर आए थे तो तुम्हारा पैर कुत्ते के गोबर पर पड़ गया था। तुम उसे साफ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और जूते फेंक दिए। फिर तुम्हारे पापा ने तुम्हें सजा दी और तुम मेरे कमरे में छिपने आ गए। हम दोनों ने एक दूसरे की पोल खोलना शुरू कर दिया, तब तक जब तक कि हम दोनों के पेट में चूहे नहीं दौड़ने लगे। जैसे ही पेट से आवाज आए, हमने खाने की तलाश के लिए युद्ध विराम की घोषणा कर दी। मेरी उकसाने पर ग्यूमुकी ने खुद ही खाना बनाने का फैसला किया, लेकिन रसोई में जाते ही वो उलझ गई। इन नूडल्स को कैसे पकाते हैं? अगर यह ठीक से नहीं बने तो पक्का वो गंदा ईफन मुझ पर हंसेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस गंदे ईफन को खुद को नीचा दिखाने का मौका कैसे दे सकती हूँ? चाहे कुछ भी हो, मुझे ये करना ही होगा। ये सिर्फ नूडल्स बनाने की बात नहीं है। क्या यह मेरे जैसे जीनियस के लिए कोई चुनौती है? हम्फ, उसने खुद को मन ही मन हिम्मत दी। इसी बीच बाहर रसोई में मैं सोफे पर आराम से बैठकर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ज्यूक्सी नूडल्स बनाना खत्म ही करने वाली थी। कुछ नूडल्स उबालने जैसा आसान सा काम। मुझे लगा वो ठीक से कर लेगी, बस मुझे खाने का इंतजार था। ऐसी पत्नी मिलना कितनी खुशी की बात है जिसे खाना बनाना आता हो। रसोई में ग्यूमुकी सलाद काट रही थी, तभी उसे कुछ जलने की गंध आई। उसे अचानक याद आया, नूडल्स बर्तन में उबल रहे थे। उसने जल्दी से ढक्कन हटाया, देखा कि नूडल्स पूरी तरह चिपक गए थे। उसने सोचा कि अभी भी इन्हें खाया जा सकता है और आखिर में उसने थोड़ा और पानी डाल दिया। वो उन्हें पकाती रही और फिर सब कुछ डाल दिया, कटी हुई सब्जियां और अंडा, सब एक साथ। फिर सबसे जरूरी कदम आया, मसाला डालना। उसने काली तरल की एक बोतल उठाई और सोचा कि खट्टे मीठे नूडल्स तो पक्का भूख बढ़ा देंगे, इसलिए उसने चीनी ढूंढी और एक मुट्ठी डाल दी। आखिर में उसने सोया सॉस और नमक डाला और उसे मिला दिया। थोड़ी देर में काले, चिपचिपे और अंडे वाले नूडल्स तैयार थे। उसने एक कपड़े से बड़ा कटोरा पकड़ा, उसे मेज पर रखा और चिल्लाई, आओ नूडल्स खा लो। गर्मा गर्म और मजेदार नूडल्स। मैं तो लगभग ग्यूमुकी की आवाज सुनकर बेहोश होने ही वाला था। मैं खुशी खुशी दौड़कर उसके पास गया। मैं बहुत उम्मीद के साथ डाइनिंग रूम में पहुंचा, लेकिन जब देखा काले नूडल्स का एक बड़ा कटोरा देखकर मैं हैरान रह गया। वो चिपचिपा पानी, काले और फीके नूडल्स, वो अजीब सी तेल की चमक, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावनी डिश हो। मैंने अपने होंठ सिकोड़े। क्या तुमने यही बनाया है? मैंने पूछा। जियोमुकी गर्व से मुस्कुराई। हाँ, और मैंने इसका एक बहुत सुंदर नाम रखा है। इसे कहते हैं आत्मा चुराने वाले बेहद स्वादिष्ट अंडे वाले नूडल्स। इसमें मेरी सारी मेहनत है। फिर उसने मुझे धक्का देकर कुर्सी पर बैठा दिया। जल्दी खाओ, और उम्मीद से मुझे देखने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई और एक कौर खाया, और मेरा पेट तुरंत खराब हो गया। जियोमुकी ने अपने चेहरे पर तनाव लिए अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसने पहली बार नूडल्स बनाए थे और जानना चाहती थी कि मुझे स्वाद पसंद आया या नहीं, पर उसे बस मेरे गले से आने वाली अजीब आवाजें सुनाई दी और मैं भागकर बाथरूम में उल्टियां करने चला गया। जब मैं बाहर आया तो मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने गुस्से में जियोमुकी की तरफ इशारा किया। जियोमुकी, मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है कि तुम मुझे जहर दे रही हो? जियोमुकी ने जिज्ञासा से पूछा। क्या ये सच में इतना बुरा है? मैंने उसे अजीब नजरों से देखा। जियोमुकी, मेरी खास ट्रेनिंग हुई है। चाहे खाना कितना भी बुरा हो, मैं उसे झेल सकता हूँ, जब तक कि वो हद से ज्यादा बुरा ना हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो खुद चख लो। और हाँ, नूडल्स के अंदर अंडे के छिलके भी थे। क्या ये भी तुम्हारी कोई सीक्रेट रेसिपी है? जियोमुकी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने मेरे चॉपस्टिक्स लिए और नूडल्स का एक निवाला चखा। जैसे ही वो उसके मुंह में गया, उसे तरह तरह के स्वाद महसूस हुए। खट्टा, मीठा, नमकीन और जलने का एक बहुत ही अजीब सा स्वाद। इतने सारे स्वाद उसके पेट में हलचल मचा गए और वह भी उल्टी करने के लिए बाथरूम की तरफ भागी। थोड़ी देर बाद वो दीवार के सहारे चलते हुए बाहर आए। ग्यूमैक्सी ने मेरी तरफ एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखा।
अभी कुछ देर पहले ही वो मेरे सामने शेखी बघार रही थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी हार मान लेगी। मैंने उसे और परेशान नहीं किया। हमने मिलकर मेहनत की। हमने एग नूडल्स का एक टेस्टी बाउल बनाया, जिससे ग्यू मैक्सी बहुत खुश हुई। पता चला कि नूडल्स बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। पेट भर खाना खाने के बाद हम कुर्सियों पर बैठ गए और बात करने लगे कि बर्तन कौन धोएगा। आखिरकार हमने पत्थर, कागज, कैंची, रॉक पेपर सीजर से फैसला किया। मैं मन ही मन मुस्कुराया। मुझे पता था कि वो पत्थर निकालेगी, लेकिन फिर भी मैंने कैंची चुनी। ग्यू मैक्सी एक छोटी बच्ची की तरह खुशी से उछल पड़ी। उसके मुलायम और काले बाल धीरे धीरे हिल रहे थे। उसका खूबसूरत चेहरा एक प्यारी मुस्कान से चमक रहा था। मैं उसे एकटक देखता रह गया, सोचते हुए कि मुझे पहले वो इतनी सुंदर क्यों नहीं लगी। बाकी लोगों के लिए वो कॉलेज की कूल और स्टाइलिश लड़की थी, लेकिन मेरे लिए वो बस एक गुस्सैल लड़की थी जो मेरे पीछे पड़ी रहती थी। कभी कभी असली खजाना हमारे बिल्कुल पास होता है, पर हमें पता ही नहीं चलता। मैंने उसे देखा और मेरे होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। यैन, जल्दी से जाकर बर्तन धो लो। बर्तन धोने के बाद मैं तुम्हारी अंग्रेजी की पढ़ाई में मदद कर सकता हूँ। बर्तन साफ करने के बाद हम वापस कमरे में आए और अंग्रेजी पढ़ने लगे। मुकी, एक अंग्रेजी का वाक्य है जो मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे बता सकते हो इसका क्या मतलब है? कौन सा वाक्य? इस वाक्य का क्या मतलब है? ये तुम्हें समझ नहीं आया। आई लव यू। मैं भी। जीफिन, तुम बेवकूफ हो। मैं तुम्हें मारूंगी। अगली सुबह जेओमुकी ने उठते ही सबसे पहले कपड़े सुखाने वाली डंडी उठाई और मेरी खिड़की पर पीटने लगी। जीनिफेन, जल्दी उठो, सूरज तुम्हारी कमर जला रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वह दोबारा मारने वाली थी, उसने देखा कि मेरी माँ खिड़की पर खड़ी है। वो शर्म के मारे जड़ हो गई। मेरी माँ ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुरा दी। यैन जल्दी बाहर खेलने चला गया है। मुकी ने धीरे से कुछ कहा और तुरंत पर्दा गिरा दिया। यैन, तुम बेवकूफ हो, बिना बताए खेलने चले गए। जेओक्सी ने कपड़े बदले और अचानक देखा कि डाइनिंग टेबल पर कुछ रखा है। करीब जाकर उसने देखा कि बहुत अच्छा नाश्ता रखा था और उसके साथ एक नोट था। जेओमुकी, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता खरीदा है, इसे खा लेना। जेओमुकी ने नोट देखा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। एक उसका दिल भर आया। यीफेन, तुम बेवकूफ हो, पर तुम्हारी पसंद अच्छी है। इस बार तुम्हें माफ किया। मिस, उस वक्त मैं एक बहुत भीड़भाड़ वाली बाजार वाली गली में था। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के बाद 2 महीने से ज्यादा की छुट्टियों में कुछ पैसे कमाने के लिए एक अच्छी दुकान ढूंढ रहा था। फिर एग्जाम खत्म होने के बाद उन 2 महीनों की छुट्टियों में कुछ पैसे कमाने का सोचा। फिर मैंने 5 महीने के लिए 900 युआन में एक जगह किराए पर ली और फिर एक कंप्यूटर रिपेयर शॉप पर गया। पूरी दोपहर मैंने 6 कंप्यूटर ठीक किए और 2700 युआन और कमाए, जो मेरे काम शुरू करने के लिए काफी थे। जब मैं घर पहुंचा तो रात के 7 बज चुके थे। दरवाजा खोलते ही मुझे खाने की खुशबू आई। जेओमुकी सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। मुझे देखते ही उसने मुझे घूरा और बोली, गिफेन, तुम गुआंटी के साथ कहाँ गए थे? मुझे साथ क्यों नहीं ले गए? उसकी आवाज में थोड़ी अकड़ थी। मैं उसके पास गया और मजाक में धीमी आवाज में बोला, हमने कुछ नहीं किया, मैं बस कंप्यूटर ठीक करने गया था। क्या सिर्फ आधे दिन नहीं देखा और तुम्हें मेरी याद आने लगी? जेओमुकी शर्मा गई और फुफकारते हुए बोली, कितने पागल हो, तुम्हें मेरी याद कौन करेगा? कोई बेवकूफ ही तुम्हें याद करेगा। फिर वो मुस्कुराई और मुझसे बोली, गिफेन, खाना खाने के बाद मेरे साथ आना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैं हैरान रह गया। क्या चीज? ज्यूमुक्स, बड़े रहस्यमय अंदाज में, पता चल जाएगा खाना खाने के बाद। मैंने अपना सिर खुजलाया। पता नहीं ये लड़की क्या खिचड़ी पका रही है। खाना खाने के बाद मैं उत्सुकता के साथ ज्यूमुक्स के पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे गया। उसने पीछे से मेरी आंखें बंद कर ली, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक खाली जगह पर ले गई। मैंने उसका मुलायम हाथ पकड़ रखा था। इसका हाथ कितना प्यारा है। ज्यूमी ने शर्माते हुए मेरा हाथ छोड़ा और मुझे चोरी छिपे देखा। ये कमीना यीफेन बहुत परेशान करता है। फिर उसने सीढ़ियों के पास से एक साइकिल निकाली, एकदम नई फोनिक्स ब्रांड की। उसने 2 साल की अपनी सारी लाल लिफाफों की कमाई इसे खरीदने में खर्च कर दी थी। यैन की साइकिल बहुत पुरानी हो गई थी, इसलिए उसने सोचा कि मेरे लिए एक नई खरीद लूं ताकि मैं भी नई साइकिल चला सकूं। ज्यूमुकी मेरी हैरानी का इंतजार कर रही थी और फिर बोली, कमीने यीफेन, अपनी आंखें खोलो और देखो। आंखें खोलते ही मैंने देखा कि ज्यूमुकी एक नई साइकिल पकड़े हुए थी और बड़े मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि हंसूं या रोऊं। मैं तुम्हारी मेहनत की कमाई का फायदा कैसे उठा सकता हूँ? ज्यूक्सी ने मेरा चेहरा देखकर हैरानी से पूछा। तुम्हें पसंद नहीं आए? ज्यूमुकी का निराश चेहरा देखकर मैंने बहुत खुश होने का नाटक किया। मुझे बहुत पसंद आए। ज्यूमुकी ने नाक सिकोड़ी। तुम बहुत ज्यादा दिखावा कर रहे हो। अगर पसंद नहीं है तो मैं कल वापस कर दूंगी। ये कहकर वो उसे ले जाने लगी। मैंने जल्दी से उसे रोका और आंसू पोंछने का नाटक किया। आंसू आ गए। मैं बहुत भावुक हो गया था। फिर मैंने उसे गले लगा लिया। अचानक मुझे लगा कि वो कितनी नर्म है। लेकिन गेमुई ने मेरी गर्दन पकड़ ली। लो, ये लो। खतरनाक गर्दन पकड़। मुझसे फायदा उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं दर्द से चिल्लाया। नहीं, बिल्कुल नहीं गेमुई, तुम गलत समझ रही हो। गेमुई के गाल पके हुए आड़ू की तरह लाल थे। कम वक्त यीफेन,
मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। सारा दिन बस मुझे परेशान करने की सोचते हो। जब हम मजाक करते हुए एक दूसरे को गले लगा रहे थे, तभी अचानक मेरे पीछे से मेरी माँ की हैरान आवाज आई, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम सन रह गए। मैंने देखा कि मेरी माँ कूड़े की थैली लिए पूरी तरह से हैरान होकर हमें देख रही थी। उस पल मुझे और गेमुई दोनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। गेमुई ने मुझे तुरंत छोड़ दिया और कहा, नमस्ते आंटी, कचरा बाहर फेंकने जा रही है? लाइए मैं मदद कर देती हूँ। मेरी माँ ने मुझे घूर कर देखा। फिर से सिक्सी को परेशान कर रहे हो? मैंने अपना सिर खुजलाया शर्मिंदगी के साथ। सच में नहीं, हम तो बस खेल रहे थे। मेरी माँ ने चेतावनी दी। ठीक है, सिक्सी को परेशान मत करना। ये कहकर वो मुड़ी और सीढ़ियां चढ़ गई। जैसे ही मेरी माँ ऊपर गई, गेमुई वापस दौड़कर आई। तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं कहा? मैंने मुस्कुराकर कहा। उन्होंने कहा कि तुम भविष्य में मुझे परेशान नहीं कर सकते। गेमुई ने तुरंत मेरी झूठ पकड़ ली। हम एक दुकान के सामने रुके और चुन लो। दुकानदार ने प्यार से कहा, मैम अपने बॉयफ्रेंड से पूछो, वैसे भी उसे ही तो देखना है। मैं तो हंसते हंसते बची, मैम क्या खूब कहा आपने। क्या आपको भी लगता है कि हमारी जोड़ी अच्छी है? गेयो मैक्सी अचानक शर्मा गई। मैम ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। दुकानदार को यकीन नहीं हुआ। खरीदारी के बाद हम मजाक करते हुए निकले। जब हम दुकान से दूर गए तो दुकानदार ने मुस्कुराते हुए देखा। ये दोनों बच्चे कहते हैं कि वे कपल नहीं है। आखिरकार मैं गेयो मैक्सी को ले ही गया। मैंने ठेले पर कबाब खाए। गेयो मैक्सी का मुंह खाने से भरा था। मैंने पास से नैपकिन उठाया, उसके होठों के कोनों को सावधानी से साफ किया। गेयो मैक्सी वहीं जम गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी नम आंखें खोली और मुझे हैरानी से देखा। मुझे इतना ध्यान से काम करते देख उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस पल उसे अचानक महसूस हुआ कि मैं थोड़ा हैंडसम हूँ। उसने अपने होठों पर मेरी उंगलियों का एहसास किया, जैसे कोई कट दौड़ गया हो। आराम से खाओ वरना गंदी बिल्ली बन जाओगी। गेयो मैक्सी ने सिर झुका लिया और बस हम कहा। उसके गाल जल रहे थे। हम सड़क के शुरू से चलकर आखिरी में मौजूद मिठाई की दुकान तक पहुंचे। अचानक फूलों की टोकरी लिए एक छोटी लड़की पास आई। भैया और दीदी, क्या आपको फूल खरीदने हैं? गियोमुकी ने मुड़कर फूलों की तरफ देखा। फूल बहुत सुंदर थे, लेकिन दीदी को फूलों की जरूरत नहीं थी। वो बच्ची मेरी तरफ मुड़ी। भैया, आप अपनी गर्लफ्रेंड को ये फूल क्यों नहीं दे देते? ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटी बच्ची, तुम तो व्यापार करने में बहुत होशियार हो। मैं तुम्हारी टोकरी के सारे फूल खरीद लेता हूँ। वो बच्ची खुशी से चिल्लाए। शुक्रिया भैया और दीदी, आपका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है। आप दोनों हमेशा खुश रहें। फिर वो उछलती कूदती वहां से चली गई। ज्यूक्सी ने माथे पर हाथ मारा। ये सब क्या हो रहा है? उसने मुझे घूर कर देखा। तुम फूलों पर इतने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाते हुए मैंने कहा, ये तुम्हारे लिए है। गियोमुकी हैरान रह गई। उसने मुझे घूरा और फिर खुशी से मुस्कुरा दी। ठीक है, तो मैं इन्हें जबरदस्ती स्वीकार कर लेती हूँ। मिठाई खाने के बाद हम साइकिल से घर लौट आए। बिल्डिंग के पास हमें हुआनती मिला, जो बाहर टहल रहा था। गियोमुकी के हाथों में गुलाब देखकर उसने मुझे इशारे करने शुरू कर दिए। गियोमुकी फौरन शर्मा गई। वांटी, तुम क्या सोच रहे हो? फिर वो शर्माते हुए अपने घर की तरफ भाग गई। घर पहुंचते ही उसने फूलों को एक फूलदान में सजा दिया। उसने बहुत खुशी से उन्हें ठीक किया। उसे पहले भी दूसरे लड़कों से फूल मिले थे, पर कोई भी यह मेरी दी हुई चीजों जितनी ही सुंदर लग रही थी। अगली सुबह मैं सीधे बाजार गया और दुकान को सजाने लगा मेरे बनाए डिजाइन के हिसाब से। निर्माण के तरीके और सावधानियां समझाने के बाद मैं कंप्यूटर की दुकान पर गया। मैंने कंप्यूटर ठीक करने का काम जारी रखा। एक शाम में ही मैंने 10,000 युआन कमा लिए। जैसे ही मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था, दुकान के मालिक ने मुझे डिनर पर बुलाया। हम 6 से 9 बजे तक डिनर करते रहे और बिजनेस की बात हुई। जब मैं घर पहुंचा तो लगभग 10 बज रहे थे। मेरे कपड़ों से शराब की बहुत तेज बदबू आ रही थी। उनमें सिगरेट की भी महक थी। मैंने अपना माथा पीटा। मैं बहुत लाचार महसूस कर रहा था। अगर मैं इस हालत में घर जाता तो पक्का पिटाई होती। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे अचानक याद आया कि गियोमुकी के माता पिता अभी घर नहीं आए हैं। क्यों न मैं रात उनके घर ही रुक जाऊं? मैंने थोड़ा सोचा और मुझे लगा कि फिलहाल यही इकलौता रास्ता है। शुरू में ठंडी हवा के कारण नशा महसूस नहीं हो रहा था, पर अब शराब का असर चढ़ने लगा था। मैंने अपना भारी सिर रगड़ा और गियोमुकी के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? गियोमुकी की आवाज अंदर से आई। मैं हूँ, गिफेन। मेरा नाम सुनते ही उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। गियोमुकी वो दरवाजे पर पजामे जैसी ढीली और लंबी ड्रेस में खड़ी थी। उसका खूबसूरत चेहरा थोड़ी नींद से भरा हुआ था, जिससे मैं हैरान रह गया। गियोमुकी ने अपनी नाक और मुंह ढक लिया। उसने मुझे घृणा से देखा। गिफेन, तुम कहाँ पार्टी कर रहे थे? तुम पर सिगरेट और शराब की बदबू आ रही है। बहुत गंदी बदबू है। मैंने उसके कंधे पकड़े और उसे अंदर धकेल दिया। अंदर चलो और बात करते हैं। उसके घर के अंदर जाते ही मेरा नशा और बढ़ने लगा। मैं आराम करने के लिए सोफे पर गिर पड़ा। गियोमुकी ने मुझे देखा और कहा, कमबख्त गिफेन, तुम आज रात कहाँ थे? इतनी शराब क्यों पी? तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें पता नहीं शराब कैसे पीते हैं। तुमने सिगरेट भी पी है ना? तुम चैन से नहीं रहने देते। मैंने आंखें थोड़ी बंद कर ली।
उसकी शिकायतें और डांट सुनता रहा। अचानक मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। इसका मतलब है कि मैं अकेला नहीं हूँ। दुनिया में एक लड़की तो है जो मेरी परवाह करती है। अपना माथा पकड़कर मैंने समझाया, मैं बस काम की बात करने गया था। फिर मुझे धुंधला दिखने लगा। गेयुमुखी को मेरी बात का यकीन नहीं हुआ। अरे वाह, एक साहब जो काम की बात कर रहे हैं, क्या तरक्की है। लेकिन मुझे इतना नशे में देखकर उसने बहस न करने का फैसला किया। ये बंदा पक्का बहुत नशे में है। चलो इसका चेहरा साफ कर देती हूँ। वो मुड़ी और तौलिया लेने बाथरूम गई। अंदर कोई एक्स्ट्रा तौलिया नहीं था, तो मुझे उसका तौलिया ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरी जैसे ही वो बदबूदार ये जागेगा, मैं उससे एक नया तौलिया खरीदवाऊंगी। फिर जेमुकी ने हाथ से पानी का तापमान चेक किया। जब उसे लगा कि पानी सही है, तभी उसने तौलिया अंदर डाला। फिर उसने तौलिया निचोड़ा और मुड़ गई। उसने देखा कि मैं सोफे पर लेटा हुआ हूँ और मेरी गर्दन टेढ़ी है। तुमने जो इतनी शराब पी, ये सब तुम्हारी गलती है। जेमुकी ने गुस्से में गाल फुला लिए। मैं ही इतनी अच्छी हूँ, अगर कोई और होता तो अब तक तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देता। बड़बड़ाते हुए वो पास आई और मेरे बगल में बैठ गई। उसने सावधानी से मेरा चेहरा साफ करना शुरू किया। अचानक मुझे चेहरे पर गर्माहट महसूस हुई। मुझे एक अनोखी खुशबू भी आई। ये जेयुमुकी की महक थी। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। जेयुमुकी का चेहरा साफ दिखने लगा। उसने घमंड से कहा, अगर तुम नशे में नहीं होते तो मैं तुम्हारी देखभाल बिल्कुल नहीं करती। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। तौलिए के पीछे मैंने उसका ध्यान से भरा चेहरा देखा। मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। कभी कभी जेमुकी की बातें चुभती है, लेकिन उसका दिल बहुत नर्म है। वो वाकई बहुत प्यारी है। जेमुकी ने मेरा चेहरा साफ किया और मुझे घूर कर देखा। बस एक शुक्रिया काफी है। नहीं, कल मुझे पुराने स्टाइल वाली आइसक्रीम खिलाना, और वो भी 2, वरना आज रात तुम्हारी देखभाल करने की भरपाई नहीं होगी। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। बिल्कुल, कोई बात नहीं, जितने चाहो उतने ले लो। गेयुमैक्सी उठी, तौलिया धोने गई और वापस मेरे बगल में बैठ गई। एक हल्की सी खुशबू मुझ में घुल गई। मैं ताजा महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे थोड़ी बेचैनी भी हो रही थी। गेयुमैक्सी का शरीर, उसमें हमेशा ऐसी खुशबू क्यों आती है समझ नहीं आता, पर मैं इस खुशबू को उम्र भर याद रख सकता हूँ। जब भी ये खुशबू आएगी, मुझे गेयुमैक्सी की याद आएगी। गेयुमैक्सी मेरे बगल में बुदबुदा रही थी। अगली बार इतनी मत पीना, सेहत के लिए खराब है। जब मैं हाथ साफ कर रहा था तो मेरा जवाब न पाकर उसे पता चल गया कि मैं सो गया हूँ। गेयुमैक्सी हैरान रह गई। फिर उसने मुझे धक्का दिया। वो चाहती थी कि मैं सोने से पहले नहा लूं, पर मेरी हालत देखकर उसे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। कितनी गंदी बदबू है। उसने नाक सिकोड़ ली, पर नीचे देखा तो मेरे कपड़ों पर दाग लगे थे। सफाई पसंद होने के कारण उसे ये बहुत बुरा लगा। गेयुमैक्सी ने गुस्से में गाल फुला लिए। खाना खाते वक्त हमेशा कपड़े गंदे कर देते हो, हे भगवान। तो उसने एक कटोरे में गुनगुना पानी लिया, उसे सोफे के पास रखा और एक गर्म तौलिए से मुझे साफ करने लगी। मेरे शरीर को देखकर उसके गाल लाल हो गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे सीने में कोई हिरण कूद रहा हो। अरे बदबूदार इंसान, तुम बाहर से तो दुबले दिखते हो, पर शरीर पर थोड़े मसल्स हैं। मैं घबरा क्यों रही हूँ? उम्फ, मैंने तो देख लिया इस बदबूदार इंसान के साथ पहले। क्योंकि तुम्हें शांत रहना होगा। उसने अपना सिर हिलाकर अजीब ख्यालों को दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। इसलिए शर्माते हुए उसने मुझे साफ करना जारी रखा। गेयुमैक्सी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी शर्म उसके गले तक पहुंच गई थी। एक बदबूदार यीफन, मुझे तुम्हारी देखभाल भी करनी पड़ रही है। बाद में हिसाब बराबर करूंगी। काम खत्म करने के बाद गेयुमैक्सी ने मेरे पैर सोफे पर रखे और लंबी सांस ली। हो गया, मैं थक गई हूँ। उसने अपने कंधे सहलाए जो सुन्न पड़ रहे थे। फिर मुझे सोते हुए देखकर उसने सोचा कि रात काफी ठंडी है, इसे सर्दी लग जाएगी। इसलिए वो ऊनी कंबल लेकर आई और धीरे से मुझ पर डाल दिया। माँ पानी, मुझे पानी चाहिए। गेयुमैक्सी ने कान लगाकर सुना। उसने साफ सुना कि मैं पानी मांग रहा था। उसने थोड़ी देर होंठ सिकोड़े। कितनी मुसीबत है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप मेरे लिए गुनगुना पानी ले आए। उसने गिलास मेरे होठों के पास रखा, लेकिन देखा कि मैं बिना जागे ही जीभ चटका रहा था। गेयुमैक्सी को तुरंत गुस्सा आ गया। ये बदबूदार पानी पीने के लिए भी इसे खिलाना पड़ेगा। उसने गिलास वहीं छोड़ने और मेरी परवाह न करने की सोची, लेकिन मुझे लगातार जीभ चटकाते देख उसे दया आ गई। उसने हार मानते हुए कहा, चलो ठीक है, इस जन्म में मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। इसलिए उसने मुझे उठाया और थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाया। मैंने एक ही बार में पूरा गिलास पी लिया। गेयुमैक्सी ने मेज पर रखा गिलास जैसे ही मैंने सिर टिकाने की सोची, उसने मुझे सपनों में बुदबुदाते सुना। हे मुकी झुकी और ध्यान से सुनने लगी। अचानक उसने मेरा सिर सोफे पर रख दिया। कुमिने यीफन, लगता है तुम्हें खुजली हो रही है। जब जागोगे तब बताऊंगी। हे मुकी ने अपने प्यारे गाल फुला लिए। उसने मुझे जोर से मारने की कोशिश की, पर मुझे नशे में देखकर रुक गई। जेयुमुकी अपने कमरे में सोने जाने ही वाली थी कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जेयुमुकी, कहीं मत जाओ। मुकी को लगा मैं जाग गया हूँ, तो उसने पूछा, क्या तुम जाग गए हो? मेरे होंठ हल्के से हिले, जैसे मैं नींद में बोल रहा हूँ। क्या कहा तुमने? वो मेरी बात सुनने के लिए और करीब आ गई। मुकी, मुझे पछतावा है। तुम मत जाओ, मैं ठीक हूँ।
उसे बस मेरे शब्दों के कुछ टुकड़े सुनाई दिए, पर उसे मतलब समझ नहीं आया। जब वो दोबारा पूछने ही वाली थी, मैंने अचानक अपने हाथों से उसे गले लगा लिया, फिर उसे अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल हमारे होंठ मिल गए। मुकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिमाग जैसे फट गया हो, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। वो पूरी तरह सुन्न हो गई। काफी देर बाद जाकर उसे होश आया। उसके गाल पके हुए सेब की तरह लाल हो गए थे। उस कमीने यीजेन ने उसे फिर से चूम लिया। कितनी बकवास है, अब ये दूसरी बार है। अचानक उसने मेरे हाथ छोड़ दिए और पीछे हट गई। शर्म और गुस्से में उसने कहा, कमीने यीफेन, तुम फिर से मेरा फायदा उठा रहे हो। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। गुस्से में मुकी ने अपने दांत दिखाए और उसके हाथ मेरे गले की तरफ बढ़े। वो मेरी जिंदगी खत्म करने वाली थी, लेकिन उसने मुझे माथे पर बल डालते देखा और मैं धीरे से बुदबुदाया, मुकी मत जाओ। ये देखकर उसका गुस्सा काफी हद तक कम हो गया। ठीक है, अभी के लिए तुम्हारी जान बख्शती हूँ, जब तुम जागोगे तब हिसाब करेंगे। मुझे माथे पर और बल डालते देख उसे दिल में दर्द महसूस हुआ। ये कमीना लड़का पक्का बुरा सपना देख रहा है, इसलिए उसने धीरे से मेरे माथे की मालिश की ताकि बल मिट जाए। सच में मेरा माथा शांत हो गया। मेरी चेहरे की हालत शांत हो गई और सांसें स्थिर हो गईं। ये देखकर मुकी ने जम्हाई ली और सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। पर जैसे ही वो लेटी, थोड़ी देर पहले वाली शर्मनाक घटना उसके दिमाग में बार बार घूमने लगी। उसने उसे बेचैन कर दिया। फिर उसने गुलाबी सुअर का खिलौना उठाया और उसकी गालों को दबाने लगी। कमीने यीफेन, तुझे मसल दूंगी। 7-8 मिनट तक मसलने के बाद उसे सुकून मिला। कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। मुकी ने गुलाबी सुअर को गले लगाया। उसने उसे अपने पैरों के बीच मजबूती से पकड़ लिया और धीरे धीरे सो गया। आधी रात को मुझे पेशाब करने की जरूरत महसूस हुई और मेरी नींद खुल गई। मैं गया नींद में ही बाथरूम की ओर और फिर गलती से एक कमरे में चला गया। मैं बिस्तर पर लेट गया और फिर से सो गया। अगली सुबह मुकी को लगा कि उसने कुछ गले लगा रखा है। उसका पूरा शरीर गर्म था और उसे गले लगाना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसके कान में मेरी आवाज आई, हिलना मत, मुझे अभी और सोना है। उस आवाज ने मुकी की पूरी नींद उड़ा दी। उसने अपनी आंखें बड़ी की और उसे सामने मेरा चेहरा दिखा। वो एकदम दंग रह गई। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये फैंग मेरे बगल में कैसे सो रहा है? तभी मेरी भी आंखें खुली। मैंने अपनी नाक में एक खुशबू महसूस की। कितनी अच्छी, कितनी जानी पहचानी। मैंने धीरे से नीचे देखा और मुकी को देखा। उसी पल हमारी नजरें मिली और हम दोनों एक साथ डरकर चिल्ला पड़े। मैंने देखा कि मुकी ने मुझे कसकर गले लगा रखा था। उसके पैर भी ऑक्टोपस की तरह मेरे शरीर से लिपटे हुए थे। मुकी के गाल शर्म से लाल हो गए। तभी उसने अचानक मुझे एक लात मारी और मैं जमीन पर गिर गया। मैं बिस्तर के पास गिरा और करा उठा। आह! उस लात ने मुझे पूरी तरह जगा दिया। मैं उठा। मैंने बस पूछा, मुकी, क्या तुम मेरे बिस्तर पर सोई थी? बिस्तर? मैंने बहुत मासूमियत से पूछा। मुकी गुस्से में दांत पीसने लगी। खुद ही देख लो, ये बिस्तर किसका है? मैं हैरान रह गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं मुकी के कमरे में था। मैंने शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए कहा, मुकी, मुझे अपनी बात कहने दो। गलतफहमी हुई है। शायद कल रात मैं नशे में था, नींद में चलकर यहाँ आ गया। मुकी ने मुझे घूर कर देखा। तो तुम्हें पता है कि कल रात तुम नशे में थे? मैंने इस लड़की से रात भर तुम्हारी देखभाल करवाई। इस बार तुम पर मेरा एक बड़ा एहसान है। मैंने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुरा दिया। मान लो कि तुम पर मेरा एहसान है। मुकी का एहसान लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं तो चाहता था कि उस पर और एहसान हो। वैसे मैंने कल रात कुछ गलत तो नहीं किया? मुकी के दिमाग में कल रात उसे किस करने की याद आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फिर हकलाते हुए बोली, नहीं, कुछ नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। जब उसने देखा कि मुझे कल रात के बारे में याद नहीं, तो उसे राहत मिली। तभी बाहर से उसकी माँ की आवाज आई, सिक्सी, शियाओ फेन रात भर घर नहीं लौटी। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? अचानक हमारी जान निकल गई और मैं घबरा गया। मुकी ने झट से दरवाजा बंद कर लिया। आंटी, मैं कपड़े बदल रही हूँ और फेन ने कहा था कि वो गुआंटी के घर रुकेगी। मैं बाद में उसके साथ स्कूल। चिंता मत करो। बाहर से माँ को तसल्ली हो गई। फिर नाश्ता रखकर वो चली गई। जैसे ही उन्हें अपने कदमों की आहट दूर जाते सुना, ग्युमुकी और मैंने एक साथ राहत की सांस ली। फिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे हम दोनों एक साथ हंस पड़े, एक दूसरे के बिखरे हुए बालों को देखकर। ग्युमुकी, कल रात हमने एक ही बिस्तर शेयर किया। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी? भाड़ में जाए। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूं? बचपन से हम कितनी बार साथ सोए हैं। क्या तुमने कभी मुझे जिम्मेदारी लेते देखा है? चलो तो फिर मैं ही ले लूंगी। येन, यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें गेंद बनाकर फेंक दूंगी। मैं हंसते हुए ग्युमुकी को देखने लगा। उसका मूड खराब नहीं लग रहा था। मुझे थोड़ा चैन मिला कि उसे बुरा नहीं लगा। शायद उसे लगता है कि हम इतने करीब हैं कि साथ सोने से कुछ नहीं होता। मैंने झुंझलाकर सिर हिलाया। कल रात मैंने बहुत पी ली थी। मैंने एक अच्छा मौका गंवा दिया। जब ग्युमुकी ने मुझे बाहर जाते देखा तो उसने फिर से दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपनी पीठ दरवाजे से टिका ली। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। बेवकूफ यीफन, मेरे पास सोने चले गए। कितने बेशर्म है। नाश्ते के बाद ग्युमुकी और मैं अपनी अपनी साइकिल लेकर स्कूल के लिए निकले।
ग्यूम मुकी की साइकिल की पिछली सीट खाली देख मुझे थोड़ी यादें ताजा हो गई। ग्यूम मुकी, कोई और तोहफा नहीं मिला क्या? तुम्हें साइकिल ही देनी थी। तभी जे मुकी अचानक रुक गई। यंग मास्टर ही, अब अपना वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। जाओ मेरे लिए 2 आइस लॉली खरीद लाओ। ग्यूम मुकी ने शान से अपनी 2 उंगलियां दिखाई। मैंने मुंह बनाया। इतनी सुबह आइस लॉली? पेट खराब होने का डर नहीं है क्या? मुझे खाना पसंद है, तुम्हें क्या दिक्कत है? फिर मैं 2 आइस लॉली खरीदने गया और उसे दे दी। ग्यूम मुकी ने खुशी खुशी उसे लिया, पैकेट खोला और खाने लगी। तभी मैंने बगल में एक नया साइबर कैफे देखा। साल 2000 में ही साइबर कैफे मशहूर होने लगे थे। उनकी तरफ सब खींचे चले आते थे। मेरी योजना में साइबर कैफे खोलना भी मेरे बिजनेस प्लान का हिस्सा था। ये बिना मेहनत के पैसे कमाने का एक जरिया था। ग्यूम मुकी ने जलन भरे चेहरे के साथ कहा, काश मैं वहां जाकर थोड़ी देर कंप्यूटर खेल पाती। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम कभी साइबर कैफे नहीं गई? ग्यूम मुकी ने सिर हिलाया। साइबर कैफे जाना बहुत महंगा है, $1 प्रति घंटा। इतने में तो मैं ढेर सारी आइसक्रीम खरीदना। मैं धीरे से हंसा। तो क्या तुम्हें कंप्यूटर चाहिए? जेमुकी मुड़ी और उसने मुझे तिरस्कार से देखा। हाँ बिल्कुल, लेकिन आजकल कोई भी कंप्यूटर कम से कम $1000 का तो होगा ही, है ना? हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? खैर छोड़ो, चलो आगे देखते हैं। जेमुकी अपनी आइसक्रीम खाते हुए दूसरी तरफ चली गई, लेकिन उसकी नजर बार बार इंटरनेट कैफे की तरफ जा रही थी। ये देखकर मैं मन ही मन हंसा। मुझे पता चल गया था कि अगले हफ्ते उसके जन्मदिन पर उसे क्या तोहफा देना है। अगले कुछ दिनों तक मैं जेमुकी के कमरे में पढ़ाई कर रहा था। उस दिन किसी बात पर मेरी और जेमुकी की लड़ाई हो गई और हम जमीन पर हाथापाई करने लगे। उसी वक्त दरवाजा खुला और जेमुकी की माँ लियुवान अंदर आई। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ह्यूक्सी मेरे ऊपर थी और उसने मेरे गले को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था, जबकि मैं जेमुकी की कमर पकड़े हुए था। हमें इस हाल में देख लियुवान जड़ हो गई। कुछ पल की हैरानी के बाद जेमुकी फटाफट उठी और शर्माते हुए बोली, माँ हम कुछ नहीं कर रहे थे, बस मजाक कर रहे थे। गलत मत समझो, मैं विक्टिम कार्ड मत खेलो। आंटी ग्यूमुकी मुझे परेशान नहीं कर रही है। ये सुनकर ग्यूमुकी ने कहा, मुझे पता है। लियुवान ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझसे कहा, शियाओ फेन, किसी अनजान नंबर से कॉल आया है, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ठीक है आंटी। मैं तुरंत कॉल सुनने के लिए बाहर भागा। जेमुकी अपनी माँ को मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करते देख हैरान थी। माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। जाने से पहले लियुवान ने ग्यूमुकी पर खास ध्यान दिया। शियाओ फेन के साथ अच्छा बर्ताव करो, उसे हमेशा परेशान मत किया करो। मैं सच में उसे परेशान नहीं करती। लियुवान मुस्कुराई। मैंने तुम दोनों को साथ बड़े होते देखा है। वैसे भी शियाओ फेन तुम्हारे जूडो ब्लैक बेल्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। लड़की हो तो इतनी जिद्दी मत बनो, कभी कभी एक शांत लड़की बनकर रहना भी अच्छा होता है। इतना कहकर लियुवान ने दरवाजा बंद किया और चली गई। जेमुकी ने अपना मुंह बनाया। शांत लड़की, वो क्या होता है? क्या उसे खाया जा सकता है? ये सब कॉल खत्म होने के बाद हुआ। जब मैं ग्यूमुकी के कमरे में वापस लौटा तो अंदर जाते ही मैंने उसे बेड के सिरहाने टिककर किताब पढ़ते देखा। उसके पैर किनारे से लटक रहे थे, उसके छोटे पैर हिल रहे थे। ग्यूमुकी ने सिर ऊपर उठाया और पूछा, गिफेन, लकड़बग्गे पेड़ पर चोंच क्यों मारते हैं? मैंने जल्दी से नजरें घुमा ली। मुझे क्या पता। फिर मैं शरारत से मुस्कुराया। क्या तुम्हें पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? ग्यूमुकी ने मुझे गुस्से से देखा। जब मैं थोड़ा दूर निकल आया तो मैंने चैन की सांस ली। मैं बाल बाल बच गया। कमीने यैन, तुम कितने लकी हो। मैंने जानबूझकर हिचकिचाते हुए कहा, वैसे तो मैं तुम्हें कल जन्मदिन का तोहफा देने वाला था, पर अब मुझे फिर से सोचना पड़ेगा। ग्यूमुकी अचानक उत्सुक हो गई। जन्मदिन का क्या तोहफा दोगे? मैंने गंभीरता से कहा, एक कंप्यूटर। पर मुझे दिखा कि ग्यूमुकी को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैं तुम्हारी आर्थिक हालत जानती हूँ। एक कंप्यूटर कम से कम 7-8 हजार का आता है। तुम जरूर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जब उसने मुझे नहीं माना तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ठीक है, तुम्हें कल पता चल जाएगा। वैसे क्या तुम कल खाली हो? तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा। ह्यूकी हैरान रह गई। वाह गिफेन, क्या तुम इतने खाली हो? मैं मजाक में मुस्कुराया। तो जाओगी या नहीं? ज्यूकी तुरंत चिल्लाए, जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी। ये सुनकर मैं मुस्कुराया। तो तय रहा, कल नाश्ते के बाद निकलेंगे। मैं तुम्हारी साइकिल ले जाऊंगा। ज्यूमुकी की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हारी अपनी साइकिल है, मेरी क्यों ले जानी है? मैं शरारत से मुस्कुराया। मेरी वाली नहीं है, चोरी हो गई तो? ये सुनकर ग्यूमुकी मुझ पर झपट पड़ी। तो तुम्हें परवाह नहीं कि मेरी चीजें चोरी हो गई? फिर उसने मुझे एक घूंसा मारकर गिरा दिया और मेरे ऊपर आ गया। तभी लियुवान वहां दरवाजे पर आ गई। वो हमें हैरानी से देखती रह गई। मैं और ज्यूक्सी पत्थर की तरह जम गए। लियुवान ने बनावटी हंसी हंसी। लगता है मैं सही समय पर नहीं आए। ज्यूमेक्सी ने जल्दी से सफाई दी। माँ, गलत मत समझो, हम बस खेल रहे थे। लेकिन लियुवान अजीब तरह से मुस्कुराई। समझ गई, तुम लोग जारी रखो। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और चली गई। ज्यूमेक्सी ने मुझे घूर कर देखा। सब तुम्हारी गलती है, बदतमीज सोफिन। बाहर निकलो। लिविंग रूम में लियुवान दौड़कर ज्यूमेक्सी के पापा के पास गई। उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था, जैसे उसने कोई नई दुनिया खोज ली हो।
क्या सिगी और शियाओ फेन डेट कर रहे हैं? जियो मैक्सी के पापा हंसे और लियुआन की तरफ तरबूज बढ़ाया। शियाओ फेन अच्छा लड़का है, मैं तो उन्हें बढ़ावा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्यार के मामलों में बच्चों को खुद फैसला करने दो। ये किस्मत की बात है। देखो तुम कितनी खुश हो रही हो, बेहतर होगा कि तुम ज्यादा चिंता मत करो। लियुआन ने तरबूज का टुकड़ा लिया और पहले वाली बात याद करके ममता भरी मुस्कान बिखेर दी। अगले दिन मैं जियो मैक्सी को लेने जल्दी पहुंच गया। उसकी साफ त्वचा उसके काले घने बालों के साथ खूब जंच रही थी। उसका चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था और उसने हल्का सा मेकअप किया था। उसकी चमकती आंखें बहुत जिंदादिल लग रही थी, मानो उसके पूरे शरीर से जवानी झलक रही हो। जियो मैक्सी मेरी नजरें देखकर उसे थोड़ी शर्म आ गई। उसने मुझे घूरकर देखा और उसके गाल लाल हो गए। जल्दी करो, चलो पार्क चलते हैं, बहुत दिन हो गए वहां गए हुए। आज मेरा जन्मदिन है, थोड़ा मजा तो बनता है। आखिरकार उसने साइकिल निकाली। आज मैंने स्कर्ट पहनी है तो तुम ही मेरे ड्राइवर बनोगे। मैं मुस्कुराया और साइकिल पर बैठ गया। मिस गेव, सवारी के लिए तैयार हो जाइए। गेव मोइक्सी ने अपनी स्कर्ट ठीक की और बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए पीछे बैठ गई। चलिए। जियाओ फेन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरी कमर के चारों ओर रख दिया, अपने होठों पर मीठी मुस्कान लिए। वो सोच रही थी कि इस बेकार येफेन के साथ बाहर घूमना कितना मजेदार है। वो बहुत खुश थी। थोड़ी देर में हम बाजार पहुंच गए। मैं लाइन में लगा और गेवमुखी की पसंदीदा आइसक्रीम खरीदी। बाहर आते ही मैंने देखा कि दो बदतमीज लड़के गेवमुखी को परेशान कर रहे थे। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन मैंने गेवमुखी की आंखों में एक चमक देखी। उसने एक जोरदार किक मारी और फिर उसे पीछे की तरफ पटक दिया। उसने उस लड़के को जमीन पर गिरा दिया। सब लोग हैरान रह गए, कितनी निडर लड़की है। दूसरा लड़का अपने साथी को पिटते देख गालियां देने लगा और गेवमुखी को पकड़ने आगे बढ़ा। मैंने सीधे उसके चेहरे पर आइसक्रीम दे मारी और फिर ब्रूस ली स्टाइल में उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। लेकिन तभी मुझे बहुत जोर का दर्द हुआ। टकना मैं कर सकता था, लगता है मेरा टकना मुड़ गया है। उन दोनों लड़कों के संभलने से पहले ही मैंने गेवमुखी का हाथ पकड़ा और भाग निकला। 300 या 400 मीटर तक भागे और फिर रुक गए। मैं जोर जोर से हॉर्न रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा और जब कोई पीछा करता नहीं दिखा तो मुझे थोड़ी शांति मिली। दूसरी तरफ गेवमुखी के चेहरे पर उत्साह था, जैसे उसे लड़ाई से अभी और मन नहीं भरा था। मैं भी गेवमुखी की काबिलियत देखकर हैरान था। वो ऐसे ही जुडो में ब्लैक बेल्ट नहीं है। उसके दांव पेच एकदम साफ और सटीक थे। मैंने अपना सिर हिलाया और फीकी मुस्कान के साथ सोचा, उम्मीद नहीं थी कि दिन की शुरुआत इतनी खराब होगी। मजे करने निकले थे और ये हो गया। गेवमुखी ने अपनी छोटी सी मुट्ठी हवा में लहराई। वही दो बेवकूफ आकर मुझे परेशान कर रहे थे। मैं उन्हें मुझे तंग करने कैसे देती, है ना? ये लड़की अभी अपना खास दांव तो इस्तेमाल ही नहीं किया। फिर उसने गर्व से जोड़ा, अब क्या कर सकते हैं? ये लड़की तो कुदरती खूबसूरत है और मुसीबत भी। मैंने आंखें घुमाई। यह मेरा है, तुमने तो अपना वाला अभी उस लड़के के मुंह पर दे मारा। गेवमुखी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और दांत दिखाए। तुम दोगे या नहीं? ऐसा कुछ मत करो जिसका पछतावा हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। हंसो मत, ऐसे मत करो। चलो इसे साथ मिलकर खाते हैं। ये डबल माचा फ्लेवर वाला है, दो स्वाद है। मैं माचा खाऊंगी, तुम वनीला खा लेना। और इस तरह दोनों शुक्र है हम आइसक्रीम पर राजी हो गए। बिना लड़े एक एक बाइट हम दोनों खाते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कई लोग हमें एक ही आइसक्रीम शेयर करते देख रहे हैं, अजीब नजरों से। लेकिन गेवमुखी को इसका अंदाजा भी नहीं। वो मजे में चल रही है और सड़क के दोनों तरफ की दुकानों को देख रही है। उसके लिए ये बहुत आम बात है। बचपन से ही हम खाना पीना शेयर करते आए हैं, अब यह आदत सी बन गई है। हम साथ साथ चल रहे हैं। मैं ऊपर देखता हूँ और जेमुखी को देखता हूँ, जो बीच बीच में खुशी से गुनगुना रही है और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अचानक मुझे लगता है कि उसके सुंदर काले बालों में कुछ कमी है, तो मैं कहता हूँ, गेवमुखी चलो उस सामने वाली एक्सेसरीज की दुकान देखते हैं। मैंने 5 युआन में उसके लिए एक क्रिस्टल हेयर क्लिप खरीदी और वो इतनी खुश हुई कि गोल गोल घूमने लगी। दुकानदार ने मेरी पसंद की तारीफ की। उसने कहा कि मैं एक अच्छा और मॉडर्न बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर गेवमुखी शर्मा गई। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बर्थडे गिफ्ट है। जेमुखी धीरे से हंसी। कितनी रहस्यमयी बात है। आखिरकार मैं उसे ले गया मेरी खुद की दुकान। जियो मैक्सी ने दुकान के अंदर पहाड़ की तरह ढेर सारे कंप्यूटरों को देखा और उसके चेहरे पर हैरानी थी। वो सोचने लगी, क्या ये वही येपेन है जो पहले था, जो एक टॉफी भी 2 दिन में खाता था? सिर्फ इन कंप्यूटरों की कीमत ही बहुत होगी। मैं गर्व से मुस्कुराया। मैंने इस नई जिंदगी में कंप्यूटर ठीक करके थोड़ा पैसा कमाया है। अगर मैं अपनी पहली पूंजी नहीं जुटा पाता तो अपने पुराने बिजनेस के नाम को खराब कर देता। जेयू मैक्सी उत्साहित होकर दौड़ी कंप्यूटरों के ढेर की तरफ। जेयू मैक्सी ने देखा कि उसे हमेशा से इंटरनेट चलाने के लिए एक कंप्यूटर चाहिए था। जब भी वो स्कूल में अमीर दोस्तों को कंप्यूटर के बारे में बात करते हुए सुनती तो उसे बहुत जलन होती थी। यहाँ इतने सारे कंप्यूटर देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या सच में तुम मुझे ये दोगे? मैंने उसे देखा। बिल्कुल सच है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनकर जेयू मैक्सी ने जल्दी से अपने हाथ छाती पर रख लिए। येन, कोई अजीब शर्त मत रखना। भले ही 10 कंप्यूटर मिल जाएं,
मैं थोड़ा हैरान रह गया। जे यू मैक्सी, क्या मैं तुम्हें कोई बुरा इंसान लगता हूँ? जे मैक्सी मुझे सिर से पैर तक देखते हुए मुस्कुराई। तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो। फिर वो थोड़ा हंसी। मजाक कर रहा हूँ। बताओ क्या शर्त है? बस ज्यादा बड़ी मत रखना। मैं उसे मेरी गर्लफ्रेंड कहने के लिए बहुत उतावला था, पर मुझे डर था कि वो डर न जाए, इसलिए मैं मुस्कुराया और बोला, अभी मैंने सोचा नहीं है, जब पक्का हो जाएगा तो बताऊंगा। चलो तुम्हें सिखाता हूँ। ये माउस है और ये कीबोर्ड है। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और माउस पर रखा ताकि उसे बेसिक चीजें सिखा सकूं। ग्यूमुकी को मेरे हाथ की गर्मी बिजली जैसी महसूस हुई, जिससे उसे झुनझुनी होने लगी। ऊपर से मेरे कान के पास से आती सांसों ने तो उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हम दोपहर 3 बजे तक दुकान में ही थे। जब जुक्सी ने देखा कि काफी देर हो गई है तो उसने घर चलने को कहा। मैंने उससे पहले चले जाने को कहा, क्योंकि मुझे अभी कुछ काम बाकी था। जुक्सी ने हैरानी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? और क्या काम है? मुझे पैसे कमाने के लिए कंप्यूटर ठीक करने हैं। नहीं तो तुमसे शादी करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? ग्यूमुकी शर्मा गई और मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। जाओ, तुम झूठ बोलते हो। ये बात तुम दर्जनों बार कह चुके हो। वैसे भी काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाना, वरना केक खत्म हो जाएगा। मैं सारा खुद ही खा जाऊंगी। ग्यूमुकी को इतना नखरे करते देख मैंने सिर हिलाया और फीकी मुस्कान दी। अब जब मैं सच बोल रहा हूँ तो ये इतना मुश्किल क्यों है? उसके बाद मुझसे विदा लेकर जियोमुकी खुशी से उछलते हुए चली गई। जब मैंने कंप्यूटर ठीक किया और घर पहुंचा, तब तक शाम के 7 बज चुके थे। मैंने कंप्यूटर अपने कमरे में रखा और जियोमुकी के घर गया। दोनों परिवारों ने मिलकर उसका जन्मदिन मनाया। वहां का माहौल बहुत प्यार भरा और खुशियों से भरा था। रात के खाने के बाद जियोमुकी मुझे अपने कमरे में ले गई। वो हमेशा अपने जन्मदिन के तोहफे के बारे में सोच रही थी। क्या तुम मेरे लिए कंप्यूटर लाए? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं लाया हूँ। वो मेरे कमरे में है, पर मैं बहुत थक गया हूँ। जियोमुकी भावुक होकर कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने हंसकर कहा, हे मुझे किस करो। इनाम के तौर पर जियोमुकी शर्मा गई और मुझे घूरने लगी। तुम मौके का फायदा उठा रहे हो, ठीक है, कल मैं तुम्हें नाश्ता खिलाऊंगा। तभी मुझे अपने टखने में बहुत तेज दर्द हुआ और मेरा चेहरा दर्द से झुरझुरा गया। मेरी हालत देख जियोमी ने पूछा, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। लगता है आज एक आदमी को लात मारते समय मेरा टखना मुड़ गया। जियोमुकी जल्दी से मेरा घाव देखने आई। उसे देखकर वो डर गई। वो सूझकर गुब्बारे जैसा हो गया था। परेशान होकर उसने भौहें सिकोड़ी। हे भगवान, ये कितनी गंभीर चोट है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने दर्द सहते हुए मुस्कुराकर कहा, पहले इतना दर्द नहीं हो रहा था, पर सीढ़ियों पर कंप्यूटर ले जाते समय यह और बढ़ गया। जियोमुकी हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि पैर की ऐसी हालत में चोट लगी थी तो वो कंप्यूटर ऊपर ले आती। उसे थोड़ा बुरा लगा। तुम कितने बेवकूफ हो। उसकी आंखों में थोड़ी नरमी आ गई। वो उठी जल्दी से। यहीं बैठे रहो, हिलना मत। मैं दवा वाली शराब लाती हूँ ताकि तुम्हें लगा सकूं। थोड़ी देर में जियोमुकी एक छोटी बोतल लेकर वापस आई। मैंने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया कि खुद लगा लूं। उसने मुझे घूर कर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुद इसे ठीक से कर पाओगे? बेहतर है मैं ही लगा देती हूँ। और मैंने माँ से कहा है कि इसे लगाने के बाद तुम्हारे लिए अंडा भी पका दे। मैं सूजन कम करने के लिए अंडा रख दूंगी। जियोमुकी मेरे बगल में बैठ गई और सावधानी से मेरे टखने पर जहाँ सूजन थी वहाँ शराब से मालिश करने लगी। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि पहले जब मुझे चोट लगती थी तो जियोमुकी कभी मेरी मदद नहीं करती थी। बस कहती, तुम मर्द हो, खुद करो। मैंने सोचा भी नहीं था कि आज वो खुद ऐसा करेगी। जियोमुकी को इतना ध्यान से मालिश करते देख मेरे दिल में गर्माहट महसूस हुई। अचानक एक तेज दर्द उठा और मैं चिल्ला पड़ा, जियोमुकी तुम क्या कर रही हो? उसने तिरछी नजर से देखा। मैं जोर से मल रही हूँ ताकि दवा अंदर तक जाए। अगर मैं दबाऊंगी नहीं तो अंदर कैसे जाएगी? अगर जल्दी ठीक होना है तो बर्दाश्त करो, नखरे मत दिखाओ। एक मर्द इतना दर्द नहीं सह सकता। कहना आसान है। पहले जब मैं तुम्हारी मालिश करती थी तब भी तुम किसी दुखी आत्मा की तरह रो रहे थे। जियोमुकी ने अपना सिर उठाया और मुझे घूरने लगा। सच में मैं पहले रो रहा था। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? बिल्कुल, मुझे याद है जब मैं 8वीं कक्षा में था। सीढ़ियों से उतरते वक्त मैं मुंह के बल गिर गया था। वो तरीका बहुत मजेदार था। जियोमुकी के गाल तुरंत लाल हो गए। उसकी आंखों में थोड़ी शर्म और गुस्सा दिखा और फिर उसने ठंडी आंख भरी। उसने अपना हाथ और जोर से दबाना शुरू कर दिया। मेरा चेहरा अचानक बदल गया और दर्द के मारे मेरी चीख पूरे कमरे में गूंज गई। लियोआन ने शोर सुना और कमरे में आ गया। मुकी, तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? जियोमुकी मुस्कुराया, कुछ नहीं, मैं जिफेन को दवा लगा रहा हूँ। यह इंसान थोड़ा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। लियोआन ने सुनते ही कहा, आराम से, ठीक है, शियाफेन को चोट मत पहुंचाओ। जियोमुकी के माथे पर तुरंत 3 लकीरें खींच गईं। माँ हमेशा इस बदबूदार जिफेन का पक्ष क्यों लेती है? दवा लगाने के बाद मुझे काफी बेहतर महसूस हुआ। जियोमुकी को अपने नाखून काटते देख मैंने कहा, जियोमुकी क्या तुम मेरे नाखून भी काट सकते हो? जियोमुकी ने अपना सिर उठाया और मेरे सूजे हुए टखने को देखा। उसका दिल पिघल गया। ठीक है, क्योंकि आज तुमने मुझे मेरा पसंदीदा जन्मदिन का तोहफा दिया है और वैसे भी तुम्हारा पैर मुड़ गया है, मैं काट दूंगा। मैं मन ही मन खुश हो गया।
ज्यूक्सी की जबान भले ही कड़वी हो, पर दिल बहुत नर्म है। फिर मैं आराम से लेट गया, उसकी बात का इंतजार कर रहा था। जियोमुकी ने बेबसी में आंखें घुमाई और मेरे नाखून काटने लगा। जब काम खत्म हो गया तो आराम करो, मैंने मुस्कुराकर कहा। क्या इतनी जल्दी भगा रहे हो? जियोमुकी ने सिर झुकाया। रात के 10 बज गए हैं, क्या तुम घर नहीं जाओगे? क्या यहीं रुकने का इरादा है? मैंने जियोमुकी को देखा और कहा, मुझे कंप्यूटर ठीक करना और नूडल्स बनाना भी आता है। ये सुनकर जियोमुकी ने मेरी टांग पर चुटकी काटी। पिछली बार वाले नूडल्स की बात मत करो। मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं दर्द से तड़प उठा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात नहीं करूंगा, बस मुझे चुटकी मत काटो। चलो चुपचाप और जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मैं बिना मन के वहां से चला गया। खुशी के पल हमेशा छोटे ही होते हैं। क्या तुम मुझे उठने में मदद कर सकते हो? जियोमुकी ने बेबसी वाला चेहरा बनाया। ठीक है, बड़ी मुसीबत हो। फिर उसने मुझे बिस्तर से उठाया। मैं खड़ा हुआ, लेकिन टिक नहीं पाया और फिर जियोमुकी की मदद से मैं घर वापस आ गया। माँ ने मेरे टखने पर फिर से दवाई लगाई और मुझे सोने के लिए भेज दिया। जब मैं अपने कमरे में वापस गया तो मुझे बाहर हॉल में माँ पापा की बातें सुनाई दी। माँ का चेहरा पीला पड़ा था और वो काफी थकी हुई लग रही थी। पापा ने भारी मन से एक कश लिया। मेरा दिल बैठ गया। माँ बीमार थी, बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी की तरह। अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, इलाज का सही समय निकल जाता, लेकिन सर्जरी में 1 लाख से ज्यादा का खर्च था। माँ ने इलाज छोड़ने का फैसला किया ताकि मैं कॉलेज जा सकूं। पापा ने सिर हिलाया। पैसों की चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनका चेहरा दुख से भरा था और वो धुएं में घिरे थे। उनके कंधे झुक गए थे। अगली सुबह मैंने ग्युमुकी की प्यारी और मीठी आवाज सुनी, येन उठ जाओ। मैंने आंखें खोली। मेरे चेहरे पर अपने आप एक खुशी वाली मुस्कान आ गई। किसे ऐसा अलार्म घड़ी पसंद नहीं आएगी? मैं उठी, तैयार हुई, मुंह धोया, बैग उठाया और निकलने के लिए तैयार हो गई। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। पर किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या माँ इतनी सुबह अपनी दुकान पर चली गई? बिना ज्यादा सोचे मैं बाहर निकली और देखा कि ग्युमुकी सामने वाले दरवाजे से बाहर आ रहा था। उसने हमेशा की तरह ढीले कपड़े पहने थे और वो एकदम तरोताजा लग रहा था। हे मुकी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा पैर कैसा है? बेहतर, मैंने पलकें झपकाई और दर्द भरा चेहरा बनाया। लगता है ये अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। ग्युमुकी, क्या तुम मुझे कुछ दिन स्कूल छोड़ सकते हो? ग्युमुकी ने मुझे शक से देखा। अभी भी पैर में दर्द है? मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है थोड़े और आराम की जरूरत है। मैंने मन ही मन सोचा, जिंदगी एक नाटक जैसी है, सब कुछ दिखावा है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो भला ग्युमुकी मुझे स्कूल कैसे ले जाती? इस तरह वो पूरी तरह मेरे काबू में थी। अगले कुछ दिनों तक ग्युमुकी मुझे लेने आती रही। उस दिन मैं इंटरनेट केबल लगवाने घर गया। ग्युमुकी अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। वो बेताबी से कंप्यूटर के सामने बैठ गई और खुद ही उसे चलाने की कोशिश करने लगी, एक छोटी बच्ची की तरह उत्साहित होकर। मैंने उसमें क्यू डाल दिया और मुझे फ्रेंड बनाने के बाद उसका अकाउंट बना दिया। मैंने संतोष के साथ सिर हिलाया। अब ठीक है, अब हम ऑनलाइन बात कर पाएंगे। ग्युमुकी ने मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तुम्हारी खिड़की मेरे ठीक सामने है, मैं भला तुमसे इंटरनेट पर बात क्यों करूंगी? मैं निशब्द रह गया। बात तो सही थी, मैं हर दिन ग्युमुकी के साथ बिताता था। खिड़की खुलती थी, हम आमने सामने होते थे, तो फिर बात करने के लिए क्यों की जरूरत नहीं लगती थी। फिर मैंने उससे कहा, चलो इंटरनेट के लोगों से बात करना, लेकिन सावधान रहना, इंटरनेट की दुनिया बहुत गहरी है, तुम उसे संभाल नहीं पाओगी। ग्युमुकी ने सिर हिलाया। मुझे पता है। फिर मैं निश्चिंत होकर घर चला गया। अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो खिड़की खोलकर मुझे आवाज लगा देना। जब मैं चला गया तो ग्युमुकी अपने क्यू को देखने लगी। अचानक उसकी आंखें घूमी और उसे एक शरारत सूझी। बदबूदार ये फैन, देखना मैं तुम्हें कैसे परेशान करती हूँ। रात को ग्युमुकी ने एक नया अकाउंट बनाया और फिर मेरे अकाउंट को दोस्त मन ही मन सोच रही थी। हा, और बदबूदार फैन गा, मैं इंटरनेट पर तुम्हारी पहली अजनबी बनूंगी। दूसरी तरफ मैं कंप्यूटर के सामने बैठा था, फोरम पर सर्फिंग कर रहा था। तभी अचानक कुकू पर एक नया मैसेज आया। यह एक अनजान अकाउंट था जिसका नाम सुयेंगुआ था। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट। बिना सोचे समझे मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जैसे ही मैंने किया, सुयेंगुआ ने नमस्ते भेजा। मैंने लिखा अजीब तरीके से, तुम कौन हो? तुमने मुझे कुकू पर ऐड कैसे किया? सुयेंगुआ ने जवाब दिया, रैंडमली ऐड किया है। मैंने आंखें सिकोड़ी, मुझे किसी साजिश की बू आने लगी थी। फिर मैंने उसका आईपी एड्रेस चेक किया। जब मैंने देखा तो मैं दंग रह गया। वो ग्युमुकी के घर का आईपी था। मेरी आंखों में एक चमक आई। पक्का ग्युमुकी ही अजनबी बनकर मुझे बेवकूफ बना रही है। तो मैंने उसके साथ खेलने का सोचा, देखते हैं अंत में कौन हंसता है। हे। तो मैंने वापस लिखा, हेलो, मुझे लगा तुम वो लड़की हो। ग्युमुकी को मैसेज मिला और वो दंग रह गई। वो लड़की? बदबूदार यीफेंग किस लड़की की बात कर रहा है? उसे साफ पूछना था। तो उसने लिखा, तुम मुझे क्या समझ रहे हो? कुछ नहीं, बस पड़ोस में रहने वाली एक लड़की। तुम उसे नहीं जानती ग्युमुकी? उसने जवाब दिया, लगता है तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। मैं चालाकी से मुस्कुराया और जवाब दिया, बेशक मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कि उसके सिर पर कितने बाल हैं। हे। मुकी शर्मा गई और मन ही मन गाली दी। क्या तुम्हें क्या पता?
कितनी बेशर्म हो। मैंने तुरंत एक और मैसेज भेजा, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? जी मुकी ने झट से जवाब दिया, मैं उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट से हूँ। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम मुझे नहीं जानोगे। मैं मुस्कुराया और जवाब दिया, और अब तुम कह रही हो कि तुम नॉर्थ ईस्ट से हो? अच्छा, तो मुझे उस बोली में कुछ बोलकर दिखाओ, मुझे वो बहुत पसंद है। जी मुकी ने अपना सिर खुजलाया। उसे नॉर्थ ईस्ट की भाषा कहाँ आती थी? वो समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दूं। मैंने उसे एक और मैसेज भेजा, हम हजारों मील दूर हैं, लेकिन इस तरह मिलना भी किस्मत की बात है। हमें और बात करनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। जी मुकी ने नाक सिकोड़ी और लिखा, और तुम मुझे कैसे जानना चाहते हो? मैंने कहा जो भी हो, जैसा तुम चाहो। जी मुकी ने अपनी भौहें चढ़ाई। अच्छा, गिफ एंड बदबूदार, तुम तो इंटरनेट पर फ्लर्ट कर रहे हो, और वो भी इतनी लंबी चौड़ी बातें। अभी दिखाती हूँ तुम्हें। फिर जी ने लिखा, ठीक है, पर अभी मुझे कुछ काम है, फिर कभी बात करते हैं। थोड़ी देर में देखा कि वो ऑफलाइन हो गई। मैंने स्क्रीन देखी और धीरे से मुस्कुराया। ह्योक्सी अनजान बनने का नाटक कर रही है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैंने पुरानी चीजों से 30 कंप्यूटर बनाए और उन्हें 90,000 में बेच दिया। मछली और हंसों से हुई कमाई को मिलाकर मेरे पास 135-500 युआन हो गए थे। मैं बहुत खुश था। अब मेरे पास सिफिन कैपिटल के लिए पैसे थे। फिर मैंने अपने माता पिता के लिए 2 जोड़ी कपड़े खरीदे और ग्यूमुकी के लिए एक तोहफा। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि मम्मी पापा घर पर नहीं थे। खैर, जब वे आएंगे तो उन्हें सरप्राइज दूंगा। फिर मैंने ग्यूमुकी के घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में वो बाहर आई। उसने ढीला सा गुलाबी गाउन पहना था, जिसमें उसकी लंबी और सुडौल टांगें नजर आ रही थी। उसका मासूम और खूबसूरत चेहरा लाल हो रहा था। उसे देखते ही मैं बस उसे देखता रह गया। मैंने सोचा, कमीनी ग्यूमुकी, ऐसे कपड़े पहनकर मुझे लुभाने की हिम्मत कैसे हुई? ग्यूमुकी तुरंत शर्मा गई। बदतमीज यीफन, क्या देख रहे हो? मैंने गंभीरता से कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि खेलने के लिए 2 हवाई जहाज कब खरीदूंगा। ग्यूमुकी हैरान रह गई। फिर उसने अपनी छाती की तरफ देखा। ढीले गाउन ने तो सब कुछ ढका हुआ था। ग्यूमुकी ने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा और तुरंत मेरा हाथ मरोड़ दिया। उसने मुझे पीछे से जकड़ लिया और मैं दर्द के मारे चिल्लाने लगा। जब मैंने उससे माफी मांगी तो उसने मुझे छोड़ दिया। उसने कमर पर हाथ रखकर मुझे ऐसे देखा जैसे कोई गुस्सैल बीवी हो। अच्छा, इतनी देर से घर क्यों आए हो? कहाँ आवारागर्दी कर रहे थे? मैंने सिर हिलाया। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, आज रात एक जरूरी काम था, कोई और चारा नहीं था। ग्यूमुकी ने नाक सिकोड़ी। चिढ़कर बोली, बहुत गंदी बदबू आ रही है। काम वाम सब बहाने हैं। दोनों कमरे में अंदर गए। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे मम्मी पापा घर पर नहीं है? घर पर? क्या वो मेरे वालों के साथ खेलने गए हैं? ग्यूमुकी ने सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता, वो कहाँ गए होंगे। चलो उनसे पूछेंगे जब वो वापस आ जाएंगे। मैं ग्यूमुकी के बिस्तर पर गिर गया और आराम से लेट गया। ग्यूमुकी ने अपने दांत दिखाए और गंभीर होकर चेतावनी दी, बदबूदार यूफेन, तुम कितने गंदे हो, और ऊपर से मेरे बिस्तर पर। अभी उठो। मैं शरारत से मुस्कुराया। अगर आदमी बदबूदार ना हो तो वो कैसा आदमी? मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, आज का दिन बहुत थका देने वाला था। ग्यूमुकी मुझे उठाने के लिए बिस्तर पर चढ़ गई। नहीं नहीं, उठो। लेकिन मैंने चादर पकड़ ली और मैं नहीं हिला। नहीं नहीं, तुम मुझे खींचो, लेकिन मैं चादर को पकड़ कर रखूंगा। मैं बस नहीं उठ रहा था। ग्यूमुकी ने अपने गाल फुला लिए और अपनी छोटी मुट्ठी ऊपर उठाई, पर मैंने चादर पकड़ी हुई थी और मैं नहीं उठा। गेव ने गाल फुलाए और मुझ पर अपनी मुक्कों की बारिश करने लगी, लेकिन मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, बल्कि ये थोड़ा अच्छा लग रहा था। फिर भी मैंने लगातार कराहने का नाटक किया। ठीक है, मजाक बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। जेओमी एकदम सन्न रह गई। एक तोहफा? कैसा तोहफा? मैंने अपनी जेब से एक डिब्बा निकाला। जब ग्यूमुकी ने डिब्बे पर बनी तस्वीर देखी तो वो दंग रह गई। एक पल बाद उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। यह वही पोर्टेबल प्लेयर था जिसे वो हमेशा से खरीदना चाहती थी। उसके चेहरे पर हैरानी देखकर मैं मुस्कुरा दिया। अचानक ग्यूमुकी ने मेरी तरफ देखा, शक भरी नजरों से, जैसे उसे लगा कि मेरे मन में कुछ और है। उसका चेहरा देखकर मैंने कहा, ऐसी नजरों से क्यों देख रही हो? मैंने थोड़े पैसे कमाए और तुम्हारे लिए तोहफा लिया, इसमें गलत क्या है? ग्यूमुकी का दिल भर आया। वो प्यार से मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया जिफेन, ये तो अच्छा है, तुम्हें तोहफे खरीदना आता है। मैं शरारत से मुस्कुराया। ग्यूमुकी, सिर्फ शुक्रिया? मेरे गाल पर एक किस क्यों नहीं दे देती? बायां या दायां, कोई भी चलेगा। ये कहकर मैंने अपना चेहरा उसके पास किया। ग्यूमुकी मुझे घूरने लगी। बिल्कुल नहीं, बदतमीज यी फैंग, ऊपर से शर्तें भी रख रहे हो। पर चलो, तुमने मुझे प्लेयर दिया है तो ये लड़की तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना सकती है। मुझे उसकी खराब कुकिंग याद आ गई और मैंने कहा, जल्दी से, तुम अच्छाई का बदला बुराई से दे रही हो। ग्यूमुकी ने अपने हाथ चटकाए। सच में, क्या मेरा खाना इतना बुरा है? मैंने जल्दी से हाथ हिलाते हुए मना किया। नहीं नहीं, बुरा नहीं है। अगली दोपहर जैसे ही मैं कमरे से बाहर आया, मैंने ग्यूमुकी को देखा। वो हॉल में बैठकर अपनी यूनिवर्सिटी की पसंद भर रही थी। मैंने उसे देखकर मुस्कुराहट दी। चलो, पहले तुम भर लो, जब हो जाए तो मुझे कॉपी करने देना। ग्यूमुकी ने अचानक सिर उठाया। कॉपी?
यूनिवर्सिटी की पसंद जैसी जरूरी चीज को, और तुम उसे भी कॉपी करना चाहते हो, और तुम एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर हो, तुम कहीं भी जा सकते हो। मैंने उसे घूरकर देखा और कहा, तुम्हारी पहली पसंद साउथ जुआ यूनिवर्सिटी है, वो प्रांत का सबसे अच्छा कॉलेज है, तो चलो हम साथ में साउथ जुआ यूनिवर्सिटी चलते हैं। तय हो गया। जे मुकी हैरान रह गई। उसने नहीं सोचा था कि मैं इतने आराम से अपनी टॉप यूनिवर्सिटी की सीट छोड़ दूंगा, पर ये फेन के साथ एक ही कॉलेज में जाना काफी अच्छा लगा। अचानक उसे लगा जैसे उसके दिल का बोझ कम हो गया और उसके चेहरे पर खुशी आ गई। शाम को मैं गुमिक्सी के घर गया। मैंने आंटी और गुमिक्सी को देखा। मैं फौरन मदद करने लगा। आंटी, लाइए मैं सब्जियां काट देता हूँ, आप बाकी काम कर लीजिए। हेक्सी ने मुझे घूरा और नाक चढ़ाई। तुम जाकर अपना काम कर सकते हो। जेओमी ने मुझे घूरा और चिढ़कर बोली, अरे गिफेन, तुम इतने मेहनती कब से बन गए? मैंने मुस्कुराते हुए गुमिक्सी के साथ बैठकर कहा, मैं हमेशा से मेहनती हूँ। ठीक है। हे गुमिक्सी मेरी चालाकी समझ गई। तुमने पहले कभी खुद से सब्जियां नहीं काटी? क्या मेरी माँ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ, कोई दिक्कत है? जेओक्सी ने अकड़ते हुए कहा, कोई हैरानी की बात नहीं कि माँ तुम्हें इतना पसंद करती है, तुम बड़े मतलबी हो। मैं शरारत से हंस पड़ा। शुक्रिया, तारीफ के लिए शुक्रिया। अचानक मैंने सब्जी के पत्तों के नीचे देखा। मुझे एक हरी इल्ली दिखी। मुझे एक तरकीब सूझी। अगर मैं अचानक उसे जेओमुखी पर फेंक दूं, तो वो डरकर उछल पड़ेगी और मुझे कसकर गले लगा लेगी। फिर मैंने इल्ली को अपने हाथ में छिपा लिया। मैंने कहा, ग्यूकी, तुम्हारे चेहरे पर एक काला धब्बा है, लाओ मैं साफ कर दूं। मैंने अपना दायां हाथ उसके गाल की तरफ बढ़ाया। एक पल के लिए हमारे चेहरे बस 1 फुट की दूरी पर थे। हम एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। ग्यूमुकी के गाल लाल हो गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो स्थिर खड़ी रही। मैंने उसके गाल पर अपनी उंगलियां फेरी। उसकी त्वचा मुलायम थी, बिल्कुल ताजे टोफू जैसी। ग्यूमुकी ने अपना चेहरा घुमाया। उसने शुक्रिया कहा। मैंने तिरछी नजर से उस इल्ली को देखा जो मैंने उसके कब्जों पर चुपके से रख दी थी। फिर मैंने चौंकने का नाटक किया। अरे नहीं ग्यूमुकी, तुम्हारे ऊपर इल्ली है। ये कहते हुए मैंने अपनी बाहें फैला ली, उम्मीद में कि ग्यूमुकी मेरे गले लग जाएगी। ग्यूकी ने नीचे देखा और हंसने लगी। कितनी प्यारी इल्ली है। येन, बताओ, अगर मैं इसका सिर तोड़ दूं, तो क्या ये तब भी हिल पाएगी? ग्यूमुकी ने इल्ली को अपने कब्जों से उठाया, उसे उंगलियों से पकड़ा और हवा में घुमाया। येन, देखो, इसका शरीर अभी भी हवा में हिल रहा है। बहुत बुरा हुआ। मैंने मुंह बना लिया। ग्यूमू कोई आम लड़की नहीं थी, वो बहुत निडर थी। अचानक किचन का चाकू बिजली की रफ्तार से चला। कीड़े का सिर तुरंत जमीन पर गिर गया और फिर वो मेज पर स्थिर हो गया। जेयू मैक्सी को थोड़ा निराशा हुई। तो क्या सिर काटने से ये जिंदा नहीं रह सकता? मुझे अपनी गर्दन पर सिहरन महसूस हुई। क्या ये साफ नहीं है? जेयू मैक्सी ने बिना किसी भाव के कीड़े को हटा दिया और चाकू को अपनी आंखों के करीब लाते हुए कहा, ये चाकू थोड़ा कुंद हो गया है, मैं इसे तेज कर लेती हूँ, कैसा रहेगा? जेयू मैक्सी की शांत नजरें देखकर मैंने मुश्किल से अपनी लार ली। जे, तुम सही कह रही हो। जेयू मैक्सी अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। देखो तुम कितने डर गए हो। मुझे हंसी आ रही है। फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ मारा और अकड़कर वहां से चली गई। मैंने अपनी नाक छुई। सच में, इस लड़की के साथ क्या किया जाए ताकि ये भविष्य में दुनिया में तबाही न मचाए? लगता है मुझे बड़ा दिल रखना होगा और इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जे के घर खाना खाने के बाद मैं हमेशा की तरह जेयू मैक्सी के कमरे में गया। मैं उसके बिस्तर के सिरहाने टिक गया और वो फैशन मैगजीन पलटने लगा जो उसने खरीदी थी। जेयू मैक्सी, क्या तुम ये सब पढ़ती हो? जेयू मैक्सी ने मेरे हाथ से मैगजीन छीन ली। क्या हुआ? क्या मैं फैशन को फॉलो नहीं कर सकती? मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन मुझे लगता है तुम पर यह बेहतर लगेगा जापानी स्कूल यूनिफॉर्म। केयूमुकी ने अजीब होकर पूछा, यह क्या है? मैंने मुस्कुराकर कहा, यह एक तरह के कपड़े हैं। अभी तुम नहीं जानती, पर बाद में समझ जाओगी। गेयोमुकी ने मुझे तिरस्कार से देखा, और तुम मुझे थोड़े थरकी क्यों लग रहे हो? मैंने साफ मना कर दिया, मैं तो तुम्हें हमेशा तारीफ भरी नजरों से देखता हूँ। तारीफ, समझी? जे मुकी ने गर्व से घुराकर कहा, हमेशा बहाने बनाते हो। मैंने वो उपन्यास देखा जो वो पढ़ रही थी और पूछा, गेयोमुकी, क्या तुम्हें मार्शल आर्ट्स के उपन्यास इतने पसंद है? गेयोमुकी ने तलवार निकालने का इशारा किया। हाँ, मुझे मार्शल आर्ट्स की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। शायद मैं कुछ दांव पेच भी सीख लूं, ताकि अगर किसी बुरे आदमी से सामना हो तो मुझे डर न लगे। फिर अगर मैं कहीं नाइंसाफी देखूंगी तो दखल दूंगी। क्या बात है? मैंने उसकी तरफ देखे बिना मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि बुरे लोगों को तो तुमसे डरना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पास कोई आता ही नहीं है। केयूमुकी ने मेरे कंधे पर थपकी दी। जलन मत रखो दोस्त, अगर सीखना है तो मैं सिखा सकती हूँ। उसने अपनी आंखें कुछ शरारत सोचने के लिए सिकोड़ी। मैंने उसे तिरस्कार से देखा। मैं एक लड़का, मैं ये सब क्यों सीखूं? जे मुकी ने गंभीरता से कहा, क्यों नहीं? थोड़ा सोचो, तुम्हारी त्वचा कितनी मुलायम और नाजुक है। अगर किसी गुंडे से सामना हो गया तो तुम क्या करोगे? रास्ते में कितनी सारी बदतमीज औरतें मिलेंगी। यार, जब तुम घर से बाहर हो तो तुम्हें अपना बचाव भी करना चाहिए। चिंता मत करो,
मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स और अपना बचाव करने के तरीके सिखाऊंगी। यकीन मानो, अगर तुम्हारा सामना किसी से हुआ तो तुम उसे आसानी से हरा दोगे। मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। वैसे अगर मेरा सामना किसी बदतमीज लड़की से हुआ तो मैं बिना लड़े ही हार मान लूंगा। आखिर अपनी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दूंगा। जियोमुकी ने हाथ उठाकर मेरे सिर पर मारा। येन, बदतमीज, तुम्हें अपनी बात वापस लेने का मौका देती हूँ। मैं अपना सिर पकड़कर दर्द से करा उठा। मैं पक्का आखिर तक लड़ूंगा। मैं मरने को तैयार हूं पर हार नहीं मानूंगा। तब जियोमुकी ने एक संतुष्ट वाली मुस्कान दी। ये हुई ना बात, एक मर्द को ऐसा ही होना चाहिए। घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ अच्छे तरीके सिखाऊंगी। यकीन मानो, ये काम भी करेंगे और फ्री भी है। मैंने उसे शख्स से देखा और मेरे दिल में कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। जियोमुकी, क्या सोच रही हो? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं चिल्लाऊंगा। जियोमुकी ने मुझे तिरस्कार से देखा। अब मैं तुम्हें मर्दों के लिए सेल्फ डिफेंस सिखाने वाली हूँ, समझे? मैंने अपने होंठ सिकोड़े। क्या ये सीखना जरूरी है? मैं शायद न सीख पाऊं। मुकी ने बिना झिझके जवाब दिया। तुम मना नहीं कर सकते। फिर मैंने अपनी किस्मत मान ली और कहा, ठीक है, पर याद रखना, मैं बहुत मुश्किल मूव्स नहीं करूंगा। अरे, मुकी मुस्कुराया। आराम से, कोई मुश्किल मूव्स नहीं होंगे। लेकिन उसकी मुस्कान देखकर मुझे पता चल गया कि वो कुछ गड़बड़ करने वाला है। फिर ग्यूमिक्सी ने मुझे सिखाना शुरू किया। पहले बचाव का तरीका, अगर कोई तुम्हारा गला पकड़े तो जल्दी से छुड़ाओ और उसे काबू में करो। मैं दिखाता हूँ। मेरे कपड़े पकड़ो। ग्यूमिक्सी ने मेरा हाथ अपने गले पर रख दिया। मैं शर्मा गया। ये सही नहीं है ना? ऐसा कहते हुए अंदर से मैं बहुत बेताब था। जेक्सी ने मुझे घूर कर देखा। इसमें क्या गलत है? अगर मैंने कहा करने को तो करो। फिर मैंने उसका गला पकड़ा और कुछ समझ पाता उससे पहले ही ग्यूमिक्सी ने एक हाथ से दबाया। मेरी ताकत का इस्तेमाल करके उसने मेरा हाथ मरोड़ा और मुझे बेड पर गिरा दिया और मेरे ऊपर आ गया। ये सब इतना तेजी से हुआ कि मैंने उसके मूव्स पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा जैसे मैं उड़ रहा हूँ। फिर गिरा और उसके बाद मैं उसके नीचे था। केयुमुकी ने जीत वाली मुस्कान के साथ मुझे देखा। कैसा था जिफेन? सीख गए? मैं बस बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहा था। मैंने सुना ही नहीं वो क्या बोल रहा था। हेक्सी ने नीचे देखा और चिल्लाया, हे भगवान, येन, तुम्हारी नाक से खून क्यों निकल रहा है? केयुमुकी को लगा उसने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया, जिसकी वजह से मेरी नाक से खून निकल आया। वो थोड़ा घबरा गया। उसने मुझे झटके से छोड़ दिया। तभी मुझे अपनी नाक गर्म महसूस हुई। उफ, कितनी बेइज्जती है। मेरी नाक से खून बहने लगा। ह्यूक्सी ने मुझे उठने में मदद की और फटाफट मुझे देने के लिए 2 टिश्यू पेपर निकाले। क्या तुम ठीक हो? मैं शर्म से लाल हो गई और धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ। शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है। मेरा शरीर थोड़ा थक गया है। जियोमुकी ने हार मानकर सिर हिलाया। ठीक है, बाद में अपने लिए ठंडी चाय बना लेना। हम कल प्रैक्टिस करेंगे। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगले दिन मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन करूंगा। अचानक मैंने छाती तान कर कहा, नहीं नहीं, तुमने कहा था कि आज तुम मुझे कुछ ट्रिक्स सिखाओगे। एक छोटी सी बात के लिए तुम इसे बीच में कैसे छोड़ सकते हो? यह मेरी तरीके का काम नहीं है। गिफेन, जियोमुकी थोड़ा हैरान हुआ। गिफेन, तुम कब से इतने जिम्मेदार हो गए? मैंने ईमानदार होने का नाटक किया। मैं तो हमेशा से जिम्मेदार हूँ, वरना भविष्य में देश को सही रास्ते पर कैसे ला पाऊंगी? लेकिन मेरे दिल में तो ये चल रहा था कि अगर मैं बार बार ऐसा नहीं करूंगी तो तुम्हारी प्यारी सी झप्पी का आनंद कैसे ले पाऊंगी? जियोमुकी एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, अरे गिफेन, जब तुम खुद ही मार खाना चाहते हो तो मुझे दोष मत देना। फिर क्या था? जियोमुकी ने मुझे बार बार पटका और मैं खुशी से दर्द भरी चीखें निकाल रही थी। कमरे के बाहर लियोन ने हैरानी से जियोमुकी के कमरे के दरवाजे को देखा। आखिर वे दोनों कमरे के अंदर कर क्या रहे हैं? खाना खाते ही ये अंदर क्यों चले गए? हेयोन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। पक्का कंप्यूटर गेम खेल रहे होंगे। जब दोनों बात कर रहे थे तभी गेमुई के कमरे से जोर की आवाज आई। लियोन ने मुंह बनाया। मैं जाकर देखती हूँ कमरे में क्या हो रहा है। क्या ये घर तोड़ना चाहते हैं? वो उठी और गेमुई के कमरे के दरवाजे पर गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि गेमुई मेरे ऊपर बैठी थी और मेरे हाथ पीछे बांध रही थी। गेमुई अपनी माँ को दरवाजे पर देखकर बहुत शर्मिंदा हुई। लियोन की आंखें फटी की फटी रह गई। सिक्सी, तुम फिर से जोफेन को क्यों परेशान कर रही हो? उसे छोड़ो, इतनी लड़की जैसी होकर। यह क्या है? जियोमुकी ने जल्दी से सफाई दी। माँ, मुझे समझाने दो, मैं येन को सेल्फ डिफेंस सिखा रही हूँ। लियोन मेरी तरफ मुड़ी और पूछा, क्या सच में? सेओइन, मुझे अचानक दर्द हुआ और मैंने जोर से सिर हिलाया, दांत दिखाते हुए। हाँ आंटी, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लियोन ने मुझे ऐसे देखा तो जियोमुकी से थोड़ी नरमी से बोली, देखो जियाओइन को कितना दर्द हो रहा है। गेमुई ने जवाब दिया लापरवाही से। ठीक है माँ, मुझे पता है, आप जाओ आराम करो, मैं उसे बस सिखा ही रही हूँ। येन, तुम अभी भी झेल सकते हो। उसने मुझे उस तरस खाती नजरों से देखा और उसे मजा आने लगा। कितना बढ़िया, आखिर सब ठीक है। हा, आखिर मैंने उस बेवकूफ को सबक सिखा ही दिया। ये फेंग, चलो अब मन हल्का हुआ। ग्यूमिक्सी ने अकड़कर अपनी कमर पर हाथ रखा। आज के लिए इतना काफी है, फिर कभी तुम्हारी प्रोग्रेस चेक करोगी। मैंने मुंह बनाया। जैसे ही मैं मुड़ने वाला था मेरी टांग में मोच आ गई। मैंने गहरी सांस ली और अपने हाथ से टांग पकड़ ली।
ग्यूमिक्सी ने देखा तो उसका चेहरा बदल गया और वो फटाफट झुककर मेरी दाहिनी टांग सीधी करने लगी। जब मैं जूडो की प्रैक्टिस करता था तब भी अक्सर ऐसा होता था। मुझे पता था इसे ठीक कैसे करना है। ग्यूमिक्सी के हाथों की मालिश से मेरी बाईं टांग की मांसपेशियां आखिर ढीली पड़ गई। मैंने राहत की सांस ली। ग्यूमिक्सी का मसाज करने का तरीका कमाल का है। उसने मुझे देखा और पूछा, ये फेंग, अब कैसा महसूस कर रहे हो? पहले से बेहतर। उसके चेहरे पर बहुत चिंता थी। मुझे लगा कि मेरे कंधे और बाजू की मांसपेशियां थोड़ी खींच गई है। क्या वे चोटिल हो गई? ग्यूमिक्सी ने मुझे तिरछी नजर से देखा। ठीक है, मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। उसने मेरी मांसपेशियों को आराम देने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों से धीरे धीरे दबाना शुरू किया। मुझे इतना आराम मिला कि कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। ग्यूमिक्सी ने मेरे खर्राटे सुने। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अच्छा, मैं एक लड़की होकर तुम्हें मसाज दे रही हूँ और तुम आराम से सो रहे हो। उसने मेरी कमर के नर्म हिस्से को नोचा। मैं तुरंत जाग गया। जेओमुकी, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम अपने पति को मारना चाहती हो? जेओमुकी ने मुझे घूर कर देखा। पति, अपने दिमाग का इलाज कराओ। अगर सोना है तो अपने कमरे में जाओ। मैं बड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठा। ठीक है, तो मैं सोने जा रहा हूँ। शुभ रात्रि जेओमुकी ने जवाब दिया। शुभ रात्रि यीफन। मेरे जाने के बाद जेओमुकी बिस्तर पर अकेली रह गई। बेवकूफ यीफन, और तुम मेरे बिस्तर पर रुकना चाहते थे? कितने सपने देखते हो? फिर उसने अपना सिर घुमाया और गुलाबी सुअर के खिलौने को बेड के सिरहाने पर देखा। उसने झटके से सुअर का सिर पकड़ लिया। छोटे सुअर, तुम बिल्कुल उस बेवकूफ यीफन जैसे क्यों दिखते हो? बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी और अनाड़ी। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों से सुअर का चेहरा मरोड़ दिया। अचानक जेओमुकी झटके से उठ बैठी। उसे याद आया कि उसे कल काम पर जाना है, लेकिन उसकी साइकिल की चेन टूट गई थी। खैर, कल जेन से मुझे छोड़ने के लिए कह दूंगी। जेओमुकी ने मुझे जल्दी जगह दिया ताकि मैं उसे साइकिल से काम पर छोड़ दूं। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। मुझे मिस जेओ की सेवा करने में खुशी होगी, लेकिन तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैं मुफ्त में काम करूंगा, है ना? जेओमुकी ने मुझे घूर कर देखा। ये बेवकूफ यीफन अभी भी शर्त रखना चाहता है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। नूडल्स की एक प्लेट, सुअर की आंतें। ये काफी नहीं है। जेओमुकी हंसी। ठीक है, बस नाश्ता ही है, मैं खिलाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं मुंह धोने के बाद। मैं दरवाजे पर जेओमुकी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने उसे उछलते हुए बाहर आते देखा। वो आज बहुत खुश लग रही थी। मैं उस साइकिल पर चढ़ा जो उसने मुझे गिफ्ट की थी। मैंने चिल्लाकर कहा, मिस गेओ, कृपया गाड़ी में बैठिए। जेओमुकी ने अपनी ठुड्डी ऊपर की। छोटे फेन, रास्ता दिखाओ। सड़क पर बहुत भीड़ थी। साइकिल चलाने वालों की एक भीड़ सड़क के दूसरी ओर जा रही। आज बहुत भीड़ है ना मिस गेओ? तुम्हें मुझे अच्छे से पकड़ना होगा। अगर तुम गिर गई तो मेरी गलती नहीं होगी। ये सुनकर जेओमुकी ने मेरी कमर कसकर पकड़ ली। अगर मैं गिरी तो तुम भी साइकिल पर नहीं रहोगे। मैंने किनारे से सड़क की गाड़ियों को देखा और जलते हुए कहा, देर सवेर मुझे एक कार खरीदनी ही होगी। मुकी को यकीन नहीं हुआ। गिफेन, क्या तुम पागल हो? कार कितनी महंगी आती है? पहले कॉलेज खत्म करो फिर बात करेंगे। मैं मुस्कुराया। एक आम कार इतनी महंगी नहीं होती। मैंने ड्राइविंग क्लास ज्वाइन कर ली है। जैसे ही लाइसेंस मिलेगा मैं कार खरीदूंगा और तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। मुकी ने अविश्वास से देखा। ठीक है, जब कार खरीद लो तो मुझे ले चलना। मुझे भी दुनिया देखनी है। उसके मन में कारें अमीरों की चीज थी और आम लोग मोटरसाइकिल होना ही काफी था। जेक्सी को उसके ऑफिस के गेट तक छोड़ने में मुझे लगभग 1 घंटा लग गया। हमने सोचा कि पहले पोर्क नूडल्स खा लेते हैं ताकि भूख मिट सके। जैसे ही मैंने बाइक पार्क की, एक सूट पहने हुए लड़का बड़ी मुस्कान के साथ हमारे पास आया। सुप्रभात, जेओमुकी ने ठंडे मन से जवाब दिया। सुप्रभात मिस्टर डिम। सच कहूं तो वो इस आदमी से तंग आ चुकी थी। काम के पहले दिन से ही वो उससे बात करने के बहाने ढूंढता रहता था। यह वाकई चिढ़ाने वाला था। डिम्बो ने कटाक्ष करते हुए मुस्कुराया। जेक्सी, मुझे पता है कि पास में एक नया वेस्टर्न फूड रेस्तरां खुला है। क्या मैं तुम्हें आज शाम वहां ले जाऊं? जेओमुकी ने एक बनावटी मुस्कान दी। माफ कीजिए मिस्टर डिम, मैंने आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर जाने का प्लान बनाया है। ये सुनकर डिम्बो का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखते हुए जिद की, पर मैंने तो कभी तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हें लेने आते नहीं देखा। जेओमुकी थोड़ी घबरा गई। उसने नहीं सोचा था कि वो सवाल करता रहेगा और बात टालते हुए बोली, मेरा बॉयफ्रेंड अक्सर बहुत व्यस्त रहता है। उसके पास मुझे लेने आने का समय नहीं है। लेकिन उसकी झिझक डिम्बो ने पकड़ ली, जिससे उसे और यकीन हो गया कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और अगर उसके पास तुम्हें लेने का समय नहीं है तो वो शायद काम पर ले जाने का समय है। जेओमुकी चुप हो गई। उसे कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। तभी उसने मुझे दूर से आते देखा, साइकिल खड़ी करके। उसने मेरी तरफ इशारा किया और बोली, किसने कहा नहीं? आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझे काम पर लाया है। वो रहा, वही है मेरा बॉयफ्रेंड। डिम्बो ने उस तरफ देखा जहां जेओमुकी इशारा कर रही थी और उसे यकीन नहीं हुआ। उसे साफ दिख रहा था कि इस लड़के के पास पैसे नहीं है। जेओमुकी इतनी सुंदर है, वो ऐसे मामूली लड़के के साथ कैसे हो सकती है? जेओमुकी ने गंभीरता से कहा, हाँ, यही है मेरा बॉयफ्रेंड।
तभी मैं पास आया और चिल्लाया, कियोमुकी, मैंने साइकिल खड़ी कर दी है। उसने अपने गाल फुलाए, अपनी छोटी सी गुलाबी मुट्ठी उठाई और मुझे मारने लगी, जैसे बारिश हो रही हो। पर मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, बल्कि अच्छा लगा। फिर भी मैंने दर्द का नाटक किया। ठीक है, मजाक बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। कियोमुकी ठिठक गई। एक तोहफा? कैसा तोहफा? मैंने अपनी जेब से एक डिब्बा निकाला। जब कियोमुकी ने डिब्बे पर बना चित्र देखा तो वो एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। यह वही वॉकमैन है जो वो हमेशा से खरीदना चाहती थी। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक कियोमुकी ने मुझे शक भरी नजरों से देखा, जैसे उसे लग रहा हो कि मेरी कोई गलत नीयत है। उसका चेहरा देखकर मैंने कहा, ये कैसी नजरें हैं? मैंने पैसे कमाए हैं और मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीदा है। क्या हुआ? ग्यूमिक्सी का दिल भर आया और वो प्यार से मुस्कुराई। तो शुक्रिया जिफेन, बुरा नहीं है ना? क्या तुम जानती हो मेरे लिए तोहफे खरीदना? मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। ग्यूमिक्सी, तुम बस शुक्रिया कह रही हो, मुझे एक किस क्यों नहीं देती, चाहे बाएं गाल पर या दाएं पर? ये कहते हुए मैंने अपना चेहरा उसके करीब कर लिया। कियोमिक्सी ने मुझे घूर कर देखा। सोचना भी मत, बदबूदार यीफेंग, अब तुम मुझ पर शर्तें रख रहे हो। लेकिन खैर, चूंकि तुमने मुझे वॉकमैन गिफ्ट किया है तो ये लड़की बदले में तुम्हें अच्छा खाना खिलाएगी। ग्यूमिक्सी, मुझे याद आया तुम्हारी बेकार खाना पकाने की कला। तुम मुझे ऐसे शुक्रिया कह रही हो? ग्यूमिक्सी ने अपनी उंगलियां चटकाई। क्या मेरी कुकिंग वाकई इतनी खराब है? जियोमिक्सी ने अपना हाथ हिलाते हुए मना किया। बुरी नहीं है। तो अब मेरा गला छोड़ दो। जियोमिक्सी ने बस तभी संतुष्ट होकर हाथ नीचे किया। इसके बाद उसने वॉकमैन देखना शुरू किया। दोनों ने एक एक ईयरफोन लगाया और बिस्तर पर लेटकर सुनने लगे। मैंने ग्यूमिक्सी को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा घुमाया। साइड से उसका नाजुक चेहरा दिखाई दे रहा था, लंबी पलकें, एक छोटी सी प्यारी नाक, ऐसी खूबसूरती जिसे बयां करना मुश्किल है। ज्यूक्सी, तुम्हारा पार्टनर कैसा होना चाहिए? ज्यूक्सी ने मुझे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जो लड़का मुझे पसंद है उसे एक महान हीरो होना चाहिए, जो रंग बिरंगे बादलों पर सवार होकर आए। मैंने मुस्कुराकर कहा, पर मुझे बादलों पर उड़ना नहीं आता। क्यों न तुम इस महान हीरो की छोटी बहन बन जाओ? ह्यूकी ने नाक चढ़ाई और कहा कि यह तो हो ही नहीं सकता। मैं शरारत से मुस्कुराया। तो फिर तुम्हें अकेले ही बूढ़े होने का इंतजार करना होगा। जी मुकी मुड़ी और उसने मेरा गला पकड़ लिया। यह बदबूदार, क्या पिटना चाहते हो? फिर उसने मुझे मारने के लिए अपना पैर उठाया, पर मैंने उसका पैर पकड़ लिया और उसे मुझे छोड़ना पड़ा। वो हंसे जा रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैंने कुछ पकड़ लिया है। मुकी वहीं जम गई और उसके गाल लाल सेब की तरह चमकने लगे। उसने लात मारकर मुझे बिस्तर से गिरा दिया। वो उठी और अपने हाथ ऐसे मलने लगी जैसे वो मुझे वहीं खत्म कर देगी। मैं भी भला कहाँ मरने के लिए रुकने वाला था। बिजली की रफ्तार से मैं उठा और वहां से जितनी तेजी से हो सका भाग निकला। केयूमुकी ने अपने दांत पीसे। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया था। मतलब उस बदबूदार यैन ने फिर से फायदा उठाया। कल बताती हूँ तुझे, हिसाब बराबर करती हूँ। फिर उसने बिस्तर के सिरहाने रखे गुलाबी सुअर को उठाया और उसे जोर जोर से दबाने लगी। गिफेन हमेशा लोगों का फायदा उठाता है, मैं तुम्हें कुचल दूंगी। जैसे ही मैं जिमुकी के घर से निकला, मुझे पता चला अपने दरवाजे पर कि मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरे पिता को माँ के इलाज के पैसे जुटाने के लिए खुद को नीचा दिखाना पड़ा था। पिछली जिंदगी वाली गलती न हो, इसलिए मैंने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली। मैंने उसे अपने पापा को भेज दिया। मैसेज में पैसे देखकर पापा हैरान रह गए। उनके हाथ से सिगरेट गिर गई और पहली बार उनके चेहरे पर मुस्कान आई। वो पैसे किसी जीवनदान से कम नहीं थे। तुरंत ही वो मुझे अस्पताल ले गए बिल चुकाने के लिए। मुझे अपने साथ देखकर माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। वो नहीं चाहती थी कि मेरी पढ़ाई पर कोई असर पड़े, इसलिए उन्होंने बीमार होने के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा, जियाफिन, माँ बिल्कुल ठीक है, बस पेट में थोड़ी गड़बड़ है। माँ को अब भी झूठ बोलते देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ, पापा ने मुझे सब बता दिया है। फिर मैंने उन्हें अस्पताल की रसीद दिखाई। मुझे लगा माँ खुश होंगी, पर वो खुश होने के बजाय और भी घबरा गई। जियाफिन, इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने कंप्यूटर ठीक करके पैसे कमाए हैं। तब जाकर वो शांत हुई। माँ की देखरेख कर रहे पड़ोसी भी हैरान रह गए। जियाफिन कितनी अच्छी तरह पैसे कमाता है। पक्का ये बच्चा भविष्य में ये कमाल का होगा। लगता है हमने सही चुनाव किया। मुझे पता नहीं था, पर उस वक्त तक मैं ग्यू परिवार का दामाद बन चुका था। उस वक्त अस्पताल के कमरे में सबने राहत की सांस ली। मेरी माँ की बीमारी समय पर ऑपरेशन होने से पूरी तरह ठीक हो सकती थी। हम रात के 12 बजे अस्पताल से लौटे। घर पहुंचते ही गियोमुकी मुझे संभालने आए। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और फिर प्यार से मुस्कुराई। मैं तुम्हें अपनी थोड़ी किस्मत देती हूँ गिफेन, हिम्मत रखो। मेरा दिल भर आया। शुक्रिया जेमुकी। जेमुकी ने अपना मुंह ढका और हंस पड़ी। अरे छोड़ो भी, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी छोटी मिसेज गियू होने के नाते यह मेरा फर्ज है। मैं शरारत से मुस्कुराया। कितना अच्छा लगता है गियोमुकी का हाथ थामना। गियू ने हाथ छुड़ाना चाहा, पर उसने देखा कि मैंने कसकर पकड़ रखा है और उसके गाल लाल हो गए। ओ बदतमीज यिफेंग, कब तक हाथ पकड़े रखोगे?
मैं सकपका कर मुस्कुराया, तब जाकर मैंने उसका हाथ छोड़ा। जेक्सी खड़ी हो गई। खैर, तसल्ली देने का काम हो गया, अब मुझे जाना होगा। मैंने मायूसी का नाटक किया। बस, तुम मुझे दोनों हाथों से थोड़ा और प्यार नहीं कर सकती? जेमुकी ने मुझे घूरा। बदतमीज यूफेन, क्या तुम मौके का फायदा उठा रहे हो? फिर उसने हाथ हिलाया। मैंने बाय कहा और घर चला गया। ग्यूमुकी के जाने के बाद मैं अपने कमरे में वापस गया और होमवर्क करने लगा। लिखते लिखते मैं मेज पर ही सो गया। अगली सुबह मेरा पूरा शरीर दुख रहा था और जैसे ही मैं अंगड़ाई लेने वाला था, मुझे लगा कि मुझ पर एक कंबल पड़ा है जिसमें से हल्की अच्छी महक आ रही थी। पक्का ये ग्यूमुकी का ही होगा। तभी दरवाजे से उसकी आवाज आई। येन, क्या तुम जाग गए? मैंने आवाज की तरफ देखा। मैंने देखा ग्यूमुकी ने हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी थी, कमर पर एप्रन बंधा था और हाथ में चम्मच थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। ग्यूमुकी, तुम कब आए? ग्यूमुकी ने होंठ सिकोड़े। मैंने खिड़की से तुम्हें कई बार बुलाया पर तुमने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं तुम्हें देखने जल्दी आ गई। येन,